वीर एपिसोड 1। आज एक पत्नी के बदले 300 कॉपर कॉइन्स दिए जा रहे थे और मैं लगभग मना ही करने वाला था। तभी आखिरी लड़की मेरे सामने घुटनों के बल गिर पड़ी और रोते हुए बोली, कृपया मुझे ले लीजिए, नहीं तो मेरे पिता मुझे मार देंगे। मेरा नाम वीर है और मैं अंधा हूं। मैं खुद का पेट मुश्किल से पाल पाता हूं। एक पत्नी का क्या करता, लेकिन पुराने अंकल महेश मुझे घसीटते हुए गांव के बाजार ले आए। वहां सैनिक युद्ध के बाद बची हुई लड़कियों को दे रहे थे। कहते थे अब पुरुष नहीं बचे, हर एक पुरुष पर 5 औरतें रह गई हैं। सम्राट ने आदेश दिया था कि सभी को शादी करनी है ताकि आबादी बढ़ सके, और हर शादी पर 300 कॉपर कॉइन्स। एक कंगाल अंधे आदमी के लिए यह किसी वरदान से कम नहीं था। मैं चुपचाप किनारे खड़ा था। लड़कियां कतार में खड़ी थी, जैसे मवेशियों की खरीद फरोख्त हो रही हो। गांव के मर्द इधर उधर से आकर किसी की कमर दबा रहे थे, किसी के कंधे पर हाथ रखकर ताकत जांच रहे थे। इसकी कमर चौड़ी है, बेटे देगी। ये तो तगड़ी लगती है, बैलगाड़ी खींच लेगी। एक सैनिक चिल्लाया, जल्दी करो, हमें आज 3 गांव और निपटाने हैं। मैं बस अपनी खाली जेब पकड़े खड़ा रहा, जिसमें पहले कभी कुछ सिक्के हुआ करते थे। अब मेरे पास बस बीच की एक छोटी पोटली और मेरी दयनीय जिंदगी बची थी। जब तक मेरी बारी आई, ज्यादातर लोग जा चुके थे। अंकल महेश बुदबुदाए, देख वीर, एक ये लड़की बची है, कैसी भी हो सरकार पैसे दे देगी। मैंने आवाज की दिशा में सिर मोड़ा। किसी ने ठहाका मारा, ये तो तिनके जैसी पतली है, हवा चलेगी तो उड़ जाएगी, बेकार है। सैनिक उसे वापस ले जाने ही वाले थे कि वो अचानक मेरी ओर झपटी, घुटनों पर गिर गई और मेरा बाजू पकड़ लिया। कृपया, मैं काम कर सकती हूं, बहुत कम खाती हूं। 5वीं बार है कोई मुझे नहीं चुन रहा। अगर मैं खाली हाथ घर गई तो मेरे पिता सच में मुझे मार देंगे। मैं जड़ हो गया। मैं अंधा था, लेकिन उस पल मैंने उसे देखा। उसके हाथ कांप रहे थे, उसकी आवाज बच्चों जैसी नरम और टूटी हुई थी। न चीख, न हिस्टीरिया, बस सच्ची शांत बेबसी। भीड़ एकदम शांत हो गई। सब हमें देख रहे थे। किसी ने पीछे से कहा, यह बेकार है, तू इसे क्यों लेगा? मैंने थूक निकला। मैं नहीं जानता था कि वो खूबसूरत है या नहीं, और सच कहूं तो मुझे परवाह भी नहीं थी। मैंने धीरे से कहा, मैं अंधा हूं, पता नहीं मैं तुम्हें खिला भी पाऊं या नहीं। शायद तुम्हें ही मेरी देखभाल करनी पड़े। अगर तुम्हें डर नहीं लगता तो मेरे साथ चलो। वो फुसफुसाई, मुझे डर नहीं लगता, आधा कटोरा दलिया भी मेरे लिए काफी है। और ऐसे ही मेरी पत्नी बन गई वह। उसका नाम था रिया। महेश उसे उसके नए घर तक छोड़कर चला गया। वीर का घर एक टेढ़मेढ़ी घास की झोपड़ी, 4 बांसों पर खड़ा छप्पर, चारों ओर बंधी सूखी लकड़ियां, ऊपर थोड़ा सा घास का ढेर जो मुश्किल से हवा बारिश रोक पाता था। फर्नीचर नाम की चीज कुछ नहीं, बस फूस का एक ढेर जहां वह सोता था। एक 3 टांगों वाली टेबल, वही उसकी सबसे कीमती चीज। रिया अंदर आई और जगह देखकर उसके दिल में एक कसक उठी। उसका अपना घर इसका दर्जनों गुना बेहतर था। शायद वीर ने उसकी सांसों की हल्की घबराहट सुन ली। वो अनमने ढंग से बोला, घर थोड़ा खराब है, पर परेशान मत हो, हालात सुधरेंगे तो एक अच्छा घर बना लेंगे। रिया ने धीमे से कहा, मुझे कोई शिकायत नहीं। मां ने कहा था, जहां ब्याह वही रहना। आपने मुझे स्वीकार कर लिया, यही मेरे लिए बहुत है। मछली वाला टोकन ले आइए, चले शादी दर्ज करवाने, ताकि खाने के लिए पैसे मिल जाए। फिश टोकन यानी पहचान का लकड़ी का टुकड़ा, आधे आम आदमी रखते, आधा सरकार। कुछ दिन पहले ही जनगणना के दौरान वीर को उसका हिस्सा मिला था। ठीक है, उसने बिना सोचे मान लिया। वो अपने बीजों की पोटली लेकर अंधी छड़ी उठाते हुए बोला, मैं देख नहीं सकता, तुम्हें ही मेरा रास्ता दिखाना होगा। रिया ने उसे ध्यान से देखा। फटे कपड़े पर साफ, शांत चेहरा, सुंदर नयन। उसके गाल लाल हो गए। धीरे से बोली, कोई परेशानी नहीं, अब हम परिवार हैं, एक दूसरे का साथ देना ही होगा। दोनों धीरे धीरे चलने लगे। 10 ली, लगभग 5 किलोमीटर। दोपहर तक जाकर वे काउंटी ऑफिस पहुंचे। भीड़ थी, सब शादी दर्ज करवाने आए थे। दोपहर में काम बंद था, तो वे इंतजार करने लगे। रिया ने कहा, थोड़ी धूप है, वहां बैठते हैं। जब वे बैठ गए तो अचानक वीर ने पूछा, मैं तो गठरी पर बैठ गया, तुम कहां बैठोगी? वो बोली, मैं जमीन पर बैठ जाऊंगी। वीर ने तुरंत कहा, नहीं, मैं मर्द हूं, मैं अपनी पत्नी को जमीन पर कैसे बैठने दूं? तुम बैठो, मैं नीचे बैठता हूं। पर मैंने कहा बैठो। रिया चुपचाप बैठ गई। उसने बताया कि उसकी गठरी में बस 2 जोड़ी कपड़े और थोड़ा सूखा भूसा है, ताकि बैठने में तकलीफ न हो। वीर ने कहा, हमारी शादी अभी दर्ज नहीं हुई है, अगर तुम चाहो तो वापस जा सकती हो, अभी देर नहीं हुई है। लेकिन रिया ने उसका हाथ कसकर पकड़ लिया। आप अच्छे इंसान हैं, आपने मुझे अपनाया, मैं इससे ज्यादा और क्या मांग सकती हूं? मैंने निश्चय कर लिया है, मैं आपको ही पति मानूंगी। फिर धीरे से सिर झुकाकर बोली, मुझे परवाह नहीं कि आप अंधे हैं, आप बस मुझे अच्छा रखिएगा, मैं आपकी आंखें बन जाऊंगी। वीर का दिल थरथरा उठा।
वो मुस्कुराया। ठीक है, तुम मेरी आंखें बनो और मैं तुम्हारा आदमी। दोपहर बाद दफ्तर खुला। उन्होंने शादी दर्ज करवाई। 300 कॉपर कॉइन्स मिले। रिया खुशी से बोली, पति देव, अब हमारे पास पैसे हैं, हम खाना खरीद सकते हैं। पहली बार उसे पति कहने में उसका चेहरा लाल पड़ गया। वीर हंस पड़ा। शर्म कैसी, अब तो हम शादीशुदा हैं। चलो पहले कुछ खा ले, उसने अपने भूखे पेट को थामते हुए कहा। पर रिया ने मुंह फुला लिया। नहीं, होटल में खाना महंगा होगा, हम अनाज लेकर घर चलेंगे। मैं आपके लिए मिलेट का दलिया बना दूंगी। वीर ने सिर हिलाया। दलिया पेट नहीं भरता और घर पर बर्तन भी नहीं है, कैसे पकाएंगी? रिया चौंक गई। क्या, बर्तन भी नहीं? तो आप खाते कैसे थे? वीर ने लंबी सांस ली। कुछ दिन पहले मैं पानी में गिर गया था, महेश ने मुझे बचाया, उसी की मदद से पिछले दिन बीते हैं। रिया की आंखें भर आई। हमें कोई परिवार, रिश्तेदार है? वीर ने सिर हिलाया। नहीं, सब युद्ध में मारे गए। चलो दुख की बातें छोड़ो, पहले खाना ढूंढते हैं। रिया हिचकिचाई और धीरे से बोली, लेकिन हमारे पास सिर्फ 300 कॉपर कॉइन्स है, अगली फसल 6 महीने बाद आएगी। इतना पैसा आधा साल कैसे चलेगा? अभी हमारे पास एक भी सिक्का बर्बाद करने की गुंजाइश नहीं है, नहीं तो कुछ दिन में फिर से भूखे रहना पड़ेगा। वीर ने रिया का चेहरा अपने हाथों में लेकर धीरे से कहा, क्या तुम मुझ पर भरोसा करती हो? अचानक यूं चेहरे को छू लिए जाने पर रिया का दिल जैसे सीने से बाहर कूदने को था। उसका दिमाग एकदम खाली हो गया, सांसें भारी और चेहरा लाल। सिर्फ रिया ही नहीं, वीर भी हैरान था, क्योंकि जैसे ही उसने उसका चेहरा छुआ, उसके दिमाग में एक 3D जैसी चेहरा छवि उभरने लगी। ये वीर यकीन ही नहीं कर पा रहा था, लेकिन उसकी हथेली में महसूस हो रही गर्माहट और हल्की सी कंपकंपी के साथ वो छवि और स्पष्ट होती गई। एक हथेली जितना छोटा नाजुक सा चेहरा, लंबी पलकें, बड़ी चमकदार आंखें, बेहद साफ सुथरे नैन नक्श। सब कुछ इस बात का सबूत था कि रिया 90 से ऊपर की खूबसूरती की मालकिन है, और ये कुपोषण की हालत में। सोचो, अगर वो ठीक से खाना खाने लगे तो कितनी सुंदर दिखेगी। वीर ने मन ही मन आह भरी। वो सच में खजाना पा गया था। क्या जब मैं इस दुनिया में आया था तब मुझे कोई शक्ति मिली? हाँ, शायद वही था। अब उसे समझ आया कि पिछले कुछ दिनों से उसकी इंद्रियां अचानक तेज क्यों हो गई थी। सुनने की क्षमता, सूंघने की क्षमता, आस पास को महसूस करने की क्षमता, सब इंसानों से कई गुना अधिक। सुपर पावर, ये जरूर कोई सुपर पावर है। उस समय रिया को वीर की बातें सुनाई ही नहीं दे रही थी। दिमाग भन भना रहा था, सांसें अटक रही थी। वो बस लगातार सिर हिलाती रही। एच हस्बैंड, मैं आपको मानती हूं। वीर ने हाथ पीछे खींचा और मुस्कुराते हुए बोला, अगर तुम मुझ पर भरोसा करती हो तो पति की बात मानो। जी। रिया ने गहरी सांस ली। दिल अभी भी तेज धड़क रहा था। इस फ्यूडल दुनिया में जहां हाथ पकड़ना भी बड़ी बात थी, सड़क पर किसी पुरुष का चेहरे को पकड़ लेना। रिया को तो सच में जमीन में गड्ढा खोदकर छुप जाने का मन हो रहा था। चलो अब तय हुआ, पहले एक नूडल शॉप ढूंढते हैं और कुछ खा लेते हैं। रिया उसे लेकर एक दुकान पर गई। एक कटोरी सादे नूडल्स की कीमत थी 4 कॉपर कॉइन। दोनों ने मिलकर 8 खर्च किए। सिर्फ 8 सिक्के थे, लेकिन रिया का दिल जैसे टूट गया। वो रास्ते भर बड़बड़ाती रही कि वीर पैसे बर्बाद कर रहा है। वीर चिढ़ गया, बस भी करो, 8 कॉपर कॉइन ही तो थे, आज 8 खर्च हुए हैं, कल मैं 80 कमा लाऊंगा। रिया को एहसास हुआ कि वो थोड़ी छोटी सोच वाली लग रही थी। उसने शर्माते हुए कहा, हस्बैंड, मैंने कभी इतने कॉपर कॉइन्स देखे ही नहीं, इसलिए दिल दुखा। मैं कंजूस नहीं हूं, बस लगा कि ये सब इतना महंगा क्यों है। अब जो खर्च हो गया वो वापस तो नहीं आएगा, बार बार कहने का क्या फायदा। रिया ने सिर झुका लिया, फिर बोली, हस्बैंड, एक आयरन पॉट, सेरामिक बाउल्स और थोड़ा अनाज भी खरीद ले। लेकिन वीर ने सिर हिला दिया। रिया, हमारे पास सिर्फ 300 कॉपर कॉइन्स है, इससे ऑटम हार्वेस्ट तक नहीं चला जा सकता। मैं इन पैसों को बढ़ाऊंगा, इतना सिल्वर कमाऊंगा कि हम आराम से जी सकें। अगर मुझ पर भरोसा है तो पूछे बिना मेरी बात मानो। रिया कुछ कहना चाहती थी, मगर वीर के आत्मविश्वास को देखकर उसके मन में अजीब सी शांति आ गई। हस्बैंड, मैं आपकी बात मानूंगी। अच्छा, अब चलो काउंटी घूमें। मुझे बताओ पोर्क, राइस और रॉक शुगर कहाँ मिलता है। रिया ने बिना सवाल किए उसे दुकानों तक ले गई। टैंग डायनेस्टी में राइस था, लेकिन ज्यादातर सूखे खेत का, जिसकी पैदावार 200-300 जिन प्रति म्यू होती थी, जो कि काफी अच्छी मानी जाती थी। पोर्क को उस समय नीची जाति का मांस कहा जाता था। अमीर लोग तो उसे देखते भी नहीं थे, लेकिन आम लोगों के लिए यह भी महंगा था, इसलिए पोर्क फैट कोई खरीदता ही नहीं। वीर ने कई दर्जन कॉपर कॉइन्स में 10 जिन पोर्क फैट खरीदा, जो जानवरों का खाना समझा जाता था। उसने 10 जिन राइस भी ले लिया 80 कॉपर कॉइन्स में। फिर लिया रॉक शुगर, आयरन पॉट, 2 सेरामिक बाउल्स, 2 बेसिन्स, 2 जार्स, चॉपिंग बोर्ड और किचन नाइफ। आयरन पॉट और नाइफ बहुत महंगे थे, क्योंकि उस समय मेटलर्जी विकसित नहीं था। कई घरों में आयरन पॉट्स को धरोहर की तरह रखा जाता था। कुल खर्च हुआ 268 कॉपर कॉइन्स। रिया इतना दुखी हो गई कि लगभग रो पड़ी। घर लौटते समय वीर मुस्कुराया।
तुम कहती हो तुम भरोसा करती हो, लेकिन मन में तो मुझे फिजूल खर्च समझ रही हो। लोग भी ना कहते कुछ है, सोचते कुछ और। रिया घबरा गई। हस्बैंड, मैं सच में ऐसा नहीं सोचती, बस इतने पैसे एक जार गई तो दुख हुआ। मैं आपको कैसे दोष दूंगी? वीर हल्का सा हंसा। सुनो, आज हमने 200 से ऊपर खर्च किया है, कल मैं सब वापस कमा लाऊंगा। पैसे चले जाए तो दुख करने से नहीं लौटते। ओह, रिया ने धीमे से कहा। शाम होते होते वे सान्हे विलेज पहुंचे। सान्हे बियर रिवर की शाखाओं की वजह से बना नाम। ओहो, वीर लौट आया। शादी की रजिस्ट्रेशन कर ली? सेकंड सिस्टर इन लॉ कर ली। कुछ सिक्के भी मिले, थोड़ा अनाज भी ले आए। अच्छा है, अब भूखे नहीं रहोगे। मेहनत करना और जल्दी अपनी पत्नी से एक मोटा ताजा बेटा पैदा कराना। हाँ हाँ। जहां जहां से गुजरे सभी औरतें मजाक कर रही थी। रिया तो पूरे रास्ते सिर झुकाए लाल चेहरा लिए चलती रही। घर पहुंचकर उसने सामान उतारा और पूछा, हस्बैंड, अब तो बताइए हमने ये सब क्यों खरीदा? वीर ने एक सेरामिक बॉल उठाया। वाइफ, नदी से पानी भर लाओ। वाइफ सुनते ही रिया का चेहरा फिर लाल हो गया। वो झेमते हुए पानी भरने चली गई। थोड़ी देर बाद जार भरकर लौट आई। बियर रिवर का पानी डबिया रिवर से आता है, जो येलो रिवर की शाखा है। हालांकि येलो रिवर गंदा होता है, लेकिन यहां तक आते आते पानी बिल्कुल साफ हो जाता था। वीर के निर्देश पर रिया ने लकड़ी इकट्ठा की, पत्थरों से चूल्हा बनाया और आयरन पॉट को साफ करके पानी डाला। हस्बैंड, आगे क्या करें? पोक फैट डालो और धीमी आंच पर पकाओ, लाड़ निकालेंगे। ओह, यानी हम लाड़ बना रहे हैं? वीर मुस्कुराया। हाँ, लाड़, और बहुत अच्छा वाला। टैंग डायनेस्टी में यही वो तेल था जिसे आम लोग इस्तेमाल करते थे। चिंता मत करो हस्बैंड, मैं घर पर कई बार लाड़ निकाल चुकी हूं, उसने गर्व से कहा। रात तक वे 3 जिन फैट से 1 जिन से ज्यादा लाड़ निकाल चुके थे। खाना खाकर रिया ने घास का पुराना सा बिस्तर ठीक किया, फिर बहुत धीरे से कांपती आवाज में बोली, एच हस्बैंड, बिस्तर तैयार है। हम सो जाए? वीर उसकी घबराहट देखकर हंस पड़ा। रिया भी समझ गई कि वो किस बात से डर रही थी। वीर ने कहा, डर क्यों रही हो? मैं तुम्हें खाने तो नहीं वाला। ये घर देखो, हर तरफ से हवा आती है। ऐसी जगह सुहागरात मनाना तो सड़क पर करने जैसा है। वाइफ, आराम करो, सुहागरात तब होगी जब हम अपना नया घर बना लेंगे। रिया ने राहत की सांस ली। वो सच में डर रही थी कि शायद आज ही। रिया बहुत डर रही थी। अगर वो बीच रात घर लौट जाती तो अगले ही दिन पूरा गांव उसकी हंसी उड़ाता। उसके पास इतनी मोटी चमड़ी नहीं थी कि वो ये सब सह सके। वीर ने लंबी सांस ली और नरमी से बोला, अच्छा, अंदर आकर लेट जाओ। अभी तो बस वसंत की शुरुआत है, रातें बहुत ठंडी होती है और हमारे घर में कोई ढंग की रजाई या बिछौना भी नहीं है। थोड़ा कष्ट उठाना ही पड़ेगा पत्नी। इस गरीब सा झोपड़ा देखकर वीर के मन में और दृढ़ निश्चय पैदा हुआ। बस जीना ही नहीं है, जीना है सबसे अच्छा, दूसरों से भी बेहतर। लोग अक्सर कहते हैं टैंग डायनेस्टी में पहुंचना किस्मत होती है, लेकिन असल में यहां टिक पाना इतना आसान नहीं। रिया धीरे धीरे झोपड़ी के अंदर गई। हल्की सी झिझक के साथ पुआल पर लेट गई। उसका शरीर बिल्कुल अकड़ा हुआ था, मानो सांस लेने से भी डर लग रहा हो। पूरी रात उसे नींद नहीं आई। उसके मन में बस एक ही डर था कि कहीं वीर अपनी इच्छाओं पर काबू न रख पाए। लेकिन रात बीत गई और वो बस यूं ही करवटें बदलती रही। आखिरकार भोर के करीब थोड़ी सी तंद्रा उसे आ ही गई थी, लेकिन सच्चाई ये थी, उसने जरूरत से ज्यादा ही सोच लिया था। सुबह होते ही वीर की आंखें खुली। हालांकि वो कुछ देख नहीं सकता था, फिर भी आंखें खोलना उसकी पुरानी आदत थी। लेकिन आज कुछ तो अजीब था। जैसे ही वो जागा, उसने पाया कि उसका स्पर्शबोध अचानक बहुत तेज हो गया था। शरीर भी पहले से दोगुना हल्का लग रहा था, ऐसा जैसे अंदर कोई नई ऊर्जा दौड़ रही हो। और फिर उसके दिमाग में अचानक एक छोटा सा 3D मॉडल जैसा संसार उभरा। उसके केंद्र में वही था और लगभग 10 मीटर के दायरे में हर चीज का आकार, दूरी, आवाज, ऑल मैप्ड परफेक्टली। पूरी झोपड़ी, रिया का लेटा हुआ शरीर, बर्तन, पत्थर, बांस की टोकरी, सबियत स्पष्ट था, मानो वो देख रहा हो, पर आंखों से नहीं। वो उत्साह से खड़ा हुआ। जैसे जैसे वो चलता गया, उसके दिमाग का ये 3D मॉडल भी आगे आगे बनता चला गया। उसने धीरे से चॉपिंग बोर्ड पर रखा, रसोई वाला चाकू उठाया। उसके हाथ में चाकू का असली स्पर्श उसकी आंखों में आंसू ले आया। सच में, उसने फुसफुसाया, ये सब असली है। वो मुस्कुराया, अब से मैं तुम्हें हार्ट आई कहूंगा। इतने में आवाज से रिया जाग गई। उसने देखा कि वीर चाकू पकड़े खड़ा है और घबरा गई। हस्बैंड, तब तुम इतनी सुबह चाकू लेकर क्या कर रहे हो? वीर हंस पड़ा, चाकू वापस रखते हुए बोला, तुमने कल बहुत मेहनत की, सोचा आज सुबह उठकर तुम्हारे लिए नाश्ता बना दूं। रिया की आंखें भर आई, खुशी से कांपती आवाज में बोली, हस्बैंड, आप कितने अच्छे हैं। दुनिया में मेरी मां के बाद सबसे अच्छा कोई है तो वो आप है। उसने चाकू वापस रखा और जल्दी से बोली, चलो हस्बैंड, पहले नदी पर चलकर मुंह साफ कर लेते हैं, फिर मैं खिचड़ी बनाती हूं। कुछ देर बाद दोनों नदी पर गए।
विलो ट्विग्स और चारकोल ऐश से दांत साफ किए, क्योंकि टैंग डायनेस्टी में नमक सोने जैसा कीमती था। वापस आकर रिया ने 2 कटोरे गाढ़ी बाजरे की खिचड़ी बनाई। खाने के बाद उसने पूछा, हस्बैंड, अब आगे क्या करें? तो वीर मुस्कुराया, अब कुछ ऐसा करते हैं जिससे हम जल्दी पैसे कमा सकें। उसने रिया को निर्देश दिए, आग जलाओ, एक बड़ा चम्मच लाद डालो, फिर एक जिन सफेद चावल डालो और उसे हिलाते रहो। थोड़ी देर बाद पट पट पटप बर्तन के अंदर से पॉपिंग की आवाज आने लगी। रिया की आंखें फैल गई। ये क्या हो रहा है? वीर ने गर्व से कहा, यह है पॉपकॉर्न। हम इससे पॉपकॉर्न बॉल्स बनाएंगे और चंगन में बेचेंगे। कुछ ही देर में पूरा बर्तन फूले हुए चावल से भर गया। फिर उसने रिया से पानी और रॉक शुगर देने को कहा। हल्का पीला सिरप बनते ही उसमें पॉपकॉर्न मिलाया। ठंडा होने पर उसने गोल गोल लड्डू जैसे पॉपकॉर्न बॉल्स बना दिए। रिया मंत्रमुग्ध थी। हस्बैंड, आप तो कमाल के हैं। दोपहर तक उन्होंने पूरे 200 पॉपकॉर्न बॉल्स बना लिए। कुल लागत 10 कॉपर कॉइन्स से भी कम और बेचने पर मुनाफा 150 कॉपर कॉइन्स तक। रिया की आंखों में पहली बार उम्मीद की चमक आई। चलने से पहले वीर ने अपनी कैनवस बैग कमर पर बांधी। रिया ने पूछा, इसमें क्या है? वीर गंभीर आवाज में बोला, यह हमारे परिवार की धरोहर है और शायद पूरे टैंग डायनेस्टी का भविष्य भी। अगर मैंने इसे सही से इस्तेमाल किया तो यह दुनिया की ताकत का संतुलन बदल सकता है। रिया चौंकी, लेकिन उसके चेहरे की गंभीरता देखकर वो आधा तो मान ही गई। दोनों चंगन के रास्ते चल पड़े। कुल 40 ली, करीब 2 घंटे का रास्ता। रास्ते में वीर बोला, वाइफ, ब्लाइंड कैन छोड़ दो, मैं अब खुद चल सकता हूं। रिया मुस्कुराई, हस्बैंड, मैं आपकी पत्नी हूं। आप देख नहीं सकते तो मैं आपकी आंखें बनकर चलूंगी। ये मेरा फर्ज है। लेकिन लंबे आग्रह के बाद वो कैन छोड़ देती है और अगले ही क्षण वीर बड़े बड़े कदमों से आगे निकल जाता है, इतना कि रिया 10 मीटर पीछे रह जाती। वो घबराकर दौड़कर आती है। हस्बैंड, धीरे चलिए, गिर जाएंगे। लेकिन वीर हंसते हुए बोला, जल्दी चलो वाइफ, हमें चंगन पहुंचकर पॉपकॉर्न बॉल्स बेचने हैं। उसकी चाल देखकर रिया की आंखें चमक उठीं। हस्बैंड, क्या आप देख सकते हैं? वीर ने सिर हिलाया, नहीं, लेकिन मेरे कान बहुत तेज हो गए हैं। मैं ब्लाइंड कैन की आवाज से आगे का रास्ता समझ लेता हूं। रिया ने उसकी धुंधली आंखों में देखा और चुपचाप सोचा, कितना कष्ट सहा है इस आदमी ने। पर आज पहली बार वो उम्मीद से भरी थी। हालांकि वीर की इतनी तेज सुनने की शक्ति कभी कभी रिया को असहज कर देती थी, लेकिन एक तरह से ये अच्छा ही था। कम से कम उसे हर छोटी चीज बताने की जरूरत नहीं पड़ती थी। इसी बात को सोचकर रिया के होंठों पर हल्की सी मुस्कान आ गई। कुछ ही देर बाद दोनों चंगन सिटी पहुंच गए। उन्होंने अपने फिश टोकन्स दिखाकर पहचान दर्ज करवाई और आसानी से शहर में प्रवेश कर लिया। अंदर पहुंचते ही सामने लोगों की भीड़, गाड़ियों की आवाज और चारों तरफ फैली रौनक दिखाई दी। यहां बाजारों में यूं ही चिल्लाकर सामान नहीं बेचा जाता था, क्योंकि शहर के सभी विक्रेता ईस्ट मार्केट और वेस्ट मार्केट में ही बैठे रहते थे। ईस्ट मार्केट में आमतौर पर बड़े अधिकारियों और रईसों का आना जाना होता था, जबकि वेस्ट मार्केट में आम लोग और विदेशी व्यापारी दिखाई देते थे। चंगन सिटी वाकई बहुत बड़ा था। सान्हे विलेज से शहर के दरवाजे तक पहुंचने में ही 1.5 घंटे लग जाते थे और शहर के अंदर यांगसिंग गेट से लेकर वेस्ट मार्केट तक पहुंचने के लिए लगभग पूरे चंगन को पार करना पड़ता था। इसमें भी 1 घंटे से ज्यादा लगता था। और सोचने वाली बात यह कि यह तो सिर्फ एक दिशा में चलना था। मिंगडे गेट से XUNW गेट तक पैदल जाने में तो पूरी 2 घंटे से भी अधिक लग जाते। वे जैसे तैसे वेस्ट मार्केट पहुंचे तब तक शाम ढलने ही वाली थी। कई दुकानदार सामान समेट रहे थे। वीर ने गहरी सांस ली और बोला, चलो पत्नी, अब हम दोनों मिलकर बेचना शुरू करते हैं। रिया का चेहरा तुरंत लाल हो गया। सामने इतनी भीड़ देखकर वो सकुचा गई। उसने ऐसा दृश्य पहले कभी नहीं देखा था। पर वीर ने कोई परवाह नहीं की और जोर से आवाज लगाना शुरू कर दी। गर्मागर्म पॉपकॉर्न बॉल, मीठी कुरकुरी और बहुत सस्ती। उसकी आवाज सुनते ही एक औरत जो एक बच्चे और सब्जियों की टोकरी लिए जा रही थी रुक गई। उसने उत्सुकता से टोकरी में झांक कर पूछा, पॉपकॉर्न बॉल, ये क्या होता है? वीर मुस्कुराया, आंटी, ये बहुत स्वादिष्ट नाश्ता है। बच्चे को लेकर जाइए, बस 1 कॉपर कॉइन में। बच्चा टकटकी लगाए पॉपकॉर्न बॉल्स को घूर रहा था। मुंह में पानी भराया था। वो उंगली से इशारा कर चिल्लाया, मां, मुझे चाहिए। आखिरकार मां ने पर्स से 1 कॉपर कॉइन निकालकर रिया को दिया। रिया ने हड़बड़ाकर पहला पॉपकॉर्न बॉल ग्राहक को सौंप दिया। वीर मुस्कुराकर बोला, भाई, तुम्हारी मां तो बहुत अच्छी है। बाकी बच्चों की माएं तो खरीदती भी नहीं। अब जाओ, थोड़ा दिखा देना, बाकी बच्चे जलेंगे। बच्चा तो जैसे पंख लगाकर उड़ गया। ये सब वीर की मार्केटिंग चाल ही थी और असर तुरंत दिखा। एक अगरबत्ती जलने जितने समय में दर्जनों बड़े बच्चे वहां दौड़ते हुए आ पहुंचे। भाई, ये वही जगह है। यहां की पॉपकॉर्न बॉल बहुत स्वादिष्ट है। मुझे 1, मुझे 2 चाहिए, मुझे 3 और मेरे भाई बहन के लिए भी। रिया का चेहरा उत्साह से लाल हो गया। वो पैसे लेती गई और पॉपकॉर्न बॉल बांटती गई।
भीड़ बढ़ती गई। देखने वाले और लोग भी खिंचे चले आए। ये क्या है? अरे, पहले कभी नहीं देखा। चलो एक लेकर चखते हैं। कुछ ही पलों में भीड़ इतनी बढ़ गई कि टोकरी खाली होने में आधा घंटा भी नहीं लगा। पूरे 200 पॉपकॉर्न बॉल बेच दिए गए। रिया उत्साह से कांपते हुए बोली, पति, हम तो अमीर हो गए। अगर रोज 200 बेचें तो हमें खाने की चिंता कभी नहीं होगी। वीर ने हंसते हुए कहा, 200 क्या होते हैं? कल हम 600 बनाएंगे। 2 और बांस की टोकरी खरीदेंगे। आज रात हमें खूब काम करना पड़ेगा। रिया खुशी से बोली, अगर इतनी कमाई होती रही तो मैं मरते दम तक भी मेहनत करने को तैयार हूं। वे 2 और टोकरी और सफेद चावल खरीदकर रात होने से पहले घर लौटे और फिर आधी रात तक दोनों ने मिलकर काम किया। लगभग 600-700 पॉपकॉर्न बॉल तैयार कर ली गई। पूरा चावल और रॉक शुगर खत्म हो गया। अगले दिन अंधेरा रहते ही वे चंगेन पहुंच गए। सुबह की भीड़ दोपहर से कहीं ज्यादा होती थी और उसके चलते आज का माल भी दोपहर से पहले ही पूरा बिक गया। रिया, जो कि गिनती तक नहीं जानती थी, बार बार पूछती रही, पति, मैंने अभी 6 बार 100 तक गिना, तो कुल कितना हुआ? वीर हंसकर बोला, 668 कॉपर कॉइन। रिया उछल पड़ी, हे भगवान, खर्चे निकालकर भी 500 से ज्यादा बच रहे हैं और आने वाले आधे महीने तक यही चलता रहा। रोज 500 पॉपकॉर्न बॉल और रोज सब बिक जाते। धीरे धीरे चंगेन की हर गली कूचे में उनके पॉपकॉर्न बॉल की चर्चा होने लगी। आज वीर ने सोचा थोड़ा आराम किया जाए। रिया अपने हाथ में चमकते चांदी के सिक्कों को देखकर खुशी से खिल उठी। पति, अब इतने चांदी हो गए हैं, क्या हमें नया घर नहीं बनाना चाहिए? इस घास फूस की झोपड़ी में कब तक रहेंगे? गर्मियों में तो मच्छरों से नींद भी नहीं आएगी। उसकी चिंता सही थी। यह समय बीमारी का था। एक छोटा सा संक्रमण भी जानलेवा हो सकता था, खासकर रिया के लिए। कुल मिलाकर उन्होंने आधे महीने में रोज 400-500 कॉपर कॉइन कमाए थे। 1000 कॉपर कॉइन का मतलब एक स्ट्रिंग, और एक स्ट्रिंग एक टेल ऑफ सिल्वर। अभी तक वे सिक्कों को आधे वाली सिल्वर में बदल चुके थे। रिया की बात सुनकर वीर ने सिर हिलाते हुए कहा, घर तो हमें बनाना ही है, पर अभी नहीं। अभी गांव में मेरी उतनी पकड़ नहीं है और जो सामान मुझे चाहिए वो अभी बढ़ ही नहीं सकता। रिया हैरान हुई, है? घर तो मिट्टी के ईंटें लगाकर ऊपर छप्पर डालकर बन जाता है। 2-4 दिन में बन जाएगा। नहीं हुआ तो अंकल महेश को बुला लेंगे, मजदूरी दे देंगे। अब उसके पास पैसा था तो आत्मविश्वास भी आ गया था। गांव की औरतों से मजाक में भी वो पहले की तुलना में ज्यादा बेझिझक बात कर लेती थी। वीर ने होंठ टेढ़े किए, मिट्टी के घर में दिल नहीं लगता। हम तो ईंट और टाइल वाला घर बनाएंगे, एक बड़ा सा आंगन लेकर। रिया की आंखें फैल गई। पति, मजाक मत करो। ऐसे घर तो रईसों के होते हैं। हमारे दातुन विलेज के मुखिया के पास भी सिर्फ आधा ब्रिक हाउस है और लोग उसे देखकर जलते हैं। वीर चौंक गया। आधा ब्रिक हाउस? वो क्या होता है? रिया ने समझाया, नीचे का हिस्सा नीली ईंटों से, ऊपर का हिस्सा मिट्टी की ईंटों से, लकड़ी की मोटी बलिया और ऊपर नीली टाइलें। देखने में बहुत शानदार। वीर हंस पड़ा और उठ खड़ा हुआ। मैंने कहा है कि हम ब्रिक हाउस बनाएंगे तो बनाएंगे। चलो अंकल महेश से मिलते हैं। रिया ने धीरे से पूछा, हसबंड, हम अंकल महेश को ढूंढने क्यों जा रहे हैं? वीर शांत आवाज में बोला, वाइफ, अगर सिर्फ हम दोनों ही मेहनत करेंगे तो चाहे जान टूट जाए, एक महीने में मुश्किल से 10 टेल्स सिल्वर ही कमा पाएंगे। लेकिन अगर पूरे गांव की महिलाएं हमारे लिए कमाएं और बुजुर्ग हमारे घर बनाने में मदद करें तो हमारी किस्मत बदल जाएगी। रिया की आंखें फैल गई। 10 टेल्स भी कम पड़ रहे हैं? अरे मेरे ईश्वर, मैंने तो जिंदगी में सबसे बड़ा एक टेल ही देखा है और गांव के चीफ को भी महीने भर की तनख्वाह में बस एक बोझ मीलट मिलता है। उसके बोलते ही बाहर से कदमों की आवाज आई। अरे वीर, आज चंगेन नहीं जा रहे पॉपकॉर्न बॉल्स बेचने? अंकल महेश मुस्कुराते हुए अंदर आए। वीर ने भी मुस्कुराकर जवाब दिया, अंकल महेश, आधा महीना लगातार मेहनत की है, आज थोड़ा आराम कर रहा हूं। अंकल महेश ने कॉन्स्पिरेटोरियल अंदाज में आवाज धीमी की, सुना है चंगेन में पॉपकॉर्न बॉल्स की धूम मची है। बेटा, इन दिनों खूब कमा रहे हो क्या? वीर ने बिना झिझक कहा, थोड़ा बहुत नहीं, अच्छा खासा। हमने आधे महीने में 5 टेल्स सिल्वर कमाए हैं। महेश की आंखें फटी रह गई। 5 टेल्स? रिया भी डर गई, क्योंकि वो जानती थी अपनी दौलत दिखाकर खतरा मोल नहीं लिया जाता। वीर बोला, रिया, अंकल को सिल्वर दिखा दो। रिया के मन में भय की लहर दौड़ गई, पर फिर भी उसने पॉटली खोलकर सिल्वर बाहर दिखा दिया। अंकल महेश ने तुरंत हाथ हिलाया, अरे पगले, वापस रखो, इतना पैसा यूं खुले में मत दिखाओ। बाहर के रेफ्यूजीज तो रोटी के लिए मार देते हैं और ये तो 5 टेल्स है, डाकू भी झपट पड़ेंगे। रिया ने गुस्से से वीर को घूरा, पर वो तो देख भी नहीं सकता था। लेकिन वीर निश्चिंत था। अंकल, बस 5 टेल्स ही तो है, अगर कोई लूटने आएगा तो दे दूंगा। जिंदगी बची रहे, बस यही काफी है। महेश ने माथा पकड़ लिया। बड़े आए निश्चिंत महाराज, अगर किसी और को बताते तो आज ही लुट जाते। आगे से ऐसा मत करना। फिर वीर ने कहा, अंकल, मैं तो आपको ढूंढने ही आ रहा था। पूरे गांव के लोगों को इकट्ठा करिए। मैं चाहता हूं कि गांव की सभी महिलाएं शहर जाकर पॉपकॉर्न बॉल्स बेचें। क्या?
रिया हड़बड़ा गई। नहीं, बिल्कुल नहीं। पॉपकॉर्न बॉल्स हमारा धंधा है, इसे दूसरों को कैसे दे सकते हैं? हस्बैंड, प्लीज, प्यार से कहती हूं, ऐसा मत करो, मैं डर रही हूं। वीर ने गंभीरता से कहा। वाइफ, संकीर्ण मत बनो। आधा महीना पहले हम कैसे जिंदा थे, याद है? मैंने कहा था कमाएंगे, और हमने 5 टेल्स कमा लिए। क्या मैंने कभी तुमसे झूठ बोला? रिया बोली। पर नो बट्स। अंकल महेश, गांव वालों को बुला दीजिए। महेश ने चिंतित आवाज में पूछा। तुम सच में ये कारोबार बांटना चाहते हो? हाँ अंकल, और इसके पीछे मेरी एक योजना है। ठीक है, लेकिन बाद में पछताना मत, कहकर महेश लंगड़ाते हुए चल दिए। रिया रोने लगी। अभी अभी जीवन सुधरा था और आप धंधा ही बांट रहे हैं, तो हम जिएंगे कैसे? वीर मुस्कुराया। अब समय था उसे डिस्ट्रीब्यूशन मॉडल समझाने का। घर की हालत सुधर रही थी। सिल्वर आने के बाद जीवन में आराम आ गया था। उन्होंने कारपेंटर से एक बड़ा बेड बनवाया, नया बेडिंग लिया, नीचे सूखी घास बिछाई। अब रात को ठंड नहीं लगती थी। रिया भी अब स्वस्थ दिखने लगी थी। उसके बाल फिर से काले और घने हो गए, चेहरा भर गया, त्वचा खिल गई। वो पहले से कहीं अधिक खूबसूरत लगने लगी। वीर रोज रात को उसके चेहरे को हल्के से छूता, और रिया अब इसकी आदत डाल चुकी थी। वो कभी बहुत दुबली थी, पर अब 40 किलो से बढ़कर 45 किलो हो गई। आधुनिक समय में परफेक्ट फिगर, बिल्कुल बैलेंस्ड। वीर को तो एक नई खोज हुई। उसकी वाइफ तो 34 सी निकली। वीर ने उसे बाहों में लेकर कहा, वाइफ, पहले मेरी बात पूरी सुनो। एक पॉपकॉर्न बॉल की लागत 100 बनाने में 25 कॉपर कॉइन्स, यानी एक की लागत चौथाई कॉइन, और हम उसे बेचते हैं एक कॉपर कॉइन में 75 कॉइन का प्रॉफिट। अगर हम किसी वेंडर को एक कॉइन में 2 बॉल्स बेचें तो उन्हें भी 50 कॉइन्स प्रॉफिट मिलेगा, और हमें भी 25 कॉइन्स बचेंगे। अगर 10 वेंडर्स हुए तो 100 वेंडर हुए तो? रिया की आंखें चमक उठीं। वो तुरंत समझ गई। हस्बैंड, इसका मतलब 100 वेंडर्स हुए तो हम 2 और आधे टेल सिल्वर कमा सकते हैं। ओ भगवान, आप तो जीनियस है, वीर ने हंसते हुए कहा। अभी मुझ पर गुस्सा हो? रिया ने उसे पकड़कर कहा। हस्बैंड, मैं औरत हूं, इतनी दूर तक नहीं सोच पाती। अब से मैं आपकी हर बात मानूंगी। हर बात? हाँ, हर बात। गांव सभा। थोड़ी देर बाद महेश ने गांव वालों को इकट्ठा कर लिया। वीर और रिया थ्रेशिंग ग्राउंड पहुंच गए। गांव के चीफ ओम प्रकाश पहुंचे। लंबे, बूढ़े, पर मजबूत और तेज नजर वाले। स्पष्ट था कि कभी सेना में रहे होंगे। उन्होंने पूछा, वीर, सबको क्यों बुलाया? और लोग भी बोलने लगे। हम खेत पलट रहे हैं, जल्दी बोलो, देरी हुई तो सरदार डांटेंगे। वीर मिलस्टोन पर चढ़कर बोला, मुझे लगता है आप सब जानते हैं कि मैं और रिया चंगन में पॉपकॉर्न बॉल्स बेच रहे हैं और अच्छी कमाई हुई है। असली बात कहूं, आधे महीने में हमने कुछ टेल सिल्वर कमाए हैं। मुझ पर भरोसा नहीं है? आदित्य ने हंसते हुए हाथ खोला। उसकी हथेली में 5 तौल चांदी चमक रही थी। देख लो, असली चांदी है, सीधी कमाई की हुई। ये देखकर लोग दंग रह गए। हे भगवान, 5 तौल चांदी? मैंने तो कभी सपने में भी इतना नहीं देखा। मैं जब फौज में था, पूरे साल में मुश्किल से 2 तौल मिलते थे, और उसने आधे महीने में 5 कमा लिए। भीड़ में खुसर फुसर शुरू हो गई। आदित्य, ये सब हमें बताकर क्या करना चाहता है? हमें जलाना? हाँ भाई, पैसे कमा लिए तो शांति से मना ले, दिखावा क्यों करता फिर रहा है? लेकिन आदित्य शांत था। उसने धीरे से कहा, सब लोग थोड़ा ठहरो, झगड़ा अवसाद में कुछ नहीं रखा। मैं सोच रहा हूं कि गांव की कुछ औरतों को भी साथ लेकर शहर में पॉपकॉर्न बॉल्स बेचने भेजूं। उसका कहना था कि 200 से ज्यादा लोग एकदम शोर मचाने लगे। क्या मैं ठीक सुन रहा हूं? इतना फायदेमंद काम वो दूसरों को देने की सोच रहा है। आधे महीने में 5 तौल, तो महीने में 10 तौल। ये तो बहुत बड़ी कमाई है। ये खुद तो बाहर से आया है और हमें इतनी अच्छी चीज दे देगा? मुझे नहीं लगता। हाँ, बिल्कुल, मैं तो नहीं मानती। लोगों का शक स्वाभाविक था। कोई भी यूं ही आसमान से गिरे मौके पर तुरंत भरोसा नहीं करता। आदित्य फिर बोला, देखो, हम शहर में एक पॉपकॉर्न बॉल एक तांबे के सिक्के में बेचते हैं। जो भी इसमें दिलचस्पी रखता हो वो मेरे घर आकर नाम लिखवा दे। मैं तुम लोगों को एक सिक्के में 2 पॉपकॉर्न बॉल्स दूंगा। शहर में बेचो, आधा मुनाफा तुम्हारा। लोगों को शायद हिसाब समझ ना आए, इसलिए उसने और समझाया, 10 कॉपर कॉइन्स दो और 100 पॉपकॉर्न बॉल्स ले जाओ। शहर में एक सिक्के का एक बेचोगे तो 90 कॉइन साफ कमाई होगी। भीड़ एकदम शांत हो गई। आदित्य ने आगे कहा, तुम सब औरतें घर पर खाली बैठी रहती हो, क्यों ना थोड़ा शहर जाकर बेचो? रोज के रोज दर्जनों सिक्के कमाओगी, कभी कभी 100 से भी ज्यादा। ये सुनकर ओम प्रकाश उत्साह से कांप उठा। वो आगे बढ़कर आदित्य का हाथ पकड़ते हुए बोला, बेटा, सच कह रहा है ना? आदित्य ने सिर हिलाया। हाँ अंकल ओम प्रकाश, बिल्कुल सच। ओम प्रकाश ने गंभीरता से झुककर उसे प्रणाम किया। सान्हे विलेज की तरफ से तुम्हारा धन्यवाद। आदित्य घबरा गया। अरे नहीं अंकल, ऐसा मत कहिए, हम सब गरीब लोग हैं। कहावत है, खुद गरीब हो तो चुप रहो, लेकिन अगर अमीर बन जाओ तो दूसरों की मदद करो। हम अकेले अमीर होकर दूसरों को भूखा नहीं छोड़ सकते।
ये सुनकर ओम प्रकाश ठिठक गया। उसने धीरे से दोहराया, खुद गरीब हो तो चुप रहो, अमीर बनो तो समाज की मदद करो। अच्छी बात है, बहुत अच्छी। गांव वाले इतने भावुक हो गए कि कुछ तो रोने लगे। ओम प्रकाश ने जोर से कहा, सुना? सबने सुना? आदित्य ने पैसे कमाए पर गांव को नहीं भूला, और तुम लोग इसे बाहरी कहकर बदनाम कर रहे थे। शर्म करो। कुछ औरतें और मर्द शर्म से सिर झुका गए। ओम प्रकाश ने छाती ठोक कर कहा, इतना अच्छा लड़का, आंखों से कमजोर है फिर भी गांव का ख्याल रखता है। तुम लोग शक करते रहे, पर मैं सबसे पहले उस पर भरोसा करता हूं। गांव वाले जोश में आ गए। अरे, अगर रोज दर्जनों सिक्के मिलेंगे तो महीने में कितने हो जाएंगे? हमारे गांव के लोहार वैंटीन्यू को भी 200 सिक्के मिलते हैं मुश्किल से, और कारपेंटर झंग तो पिछले महीने 300 कमा लाया। तभी तो उसके सारे रिश्तेदार मुंह चिपकाने लगे। फिर अचानक कुछ औरतें उछल पड़ी, मैं जा रही हूं पॉपकॉर्न बॉल्स बेचने, तुम रोकना मत। हाँ, घर में खाने को भी तो नहीं बचा है। कुछ ही पल में महिलाएं आदित्य और रिया को घेर लेती है। रिया, अपनी हस्बैंड से बोलो, क्या मैं भी बेच सकती हूं? आदित्य, मुझे भी मौका दो, मेरे घर में तो एक कॉपर कॉर्न भी नहीं बचा। 10 पॉपकॉर्न बॉल्स दे दो बस। रिया अब गांव की औरतों के बीच बेहद प्रिय हो गई थी। उसकी मीठी बोली और नरम स्वभाव ने सबका दिल जीत लिया था। उसने जल्दी से लोगों को गिना, 50 से ज्यादा थी। वो चिंतित होकर बोली, हस्बैंड, हमने कल दिन रात मेहनत की, पर बस 20-52 टोकरी ही तैयार हुई है। इतने लोगों में कैसे बांटेंगे? आदित्य ने आकलन किया और बोला, एक एक टोकरी दे देंगे, काफी होगा। फिर उसने जोर से कहा, सभी लोग लाइन में लगो, बेचकर पैसे दे देना। विश्वास है मुझे तुम्ही सब पर। पड़ोसी है, क्या ही धोखा करोगे? अगर कोई धोखा दे भी देता तो वो भविष्य में उसे साथ न लेता। ये उसका तरीका था भरोसा परखने का। कुछ ही समय में 50 से ज्यादा औरतें खुशी खुशी चंगन बेचने निकल पड़ी। बाकी सामग्री भी 3 दिनों के लिए पर्याप्त थी, इसलिए आदित्य और रिया नए पॉपकॉर्न बॉल्स बनाने में लग गए। तभी सुबह सुबह एक लंगड़ाती हुई आकृति उनके घर के बाहर आई, हाथ में छोटी टोकरी। रिया ने नहीं देखा, पर आदित्य की हार्ट आई शक्ति ने पहचान लिया। वो बाहर आया। ये अंकल महेश की थर्ड आंट है ना? वो सांवली साधारण कपड़ों वाली औरत मुस्कुराई। हाँ बेटा आदित्य, घर में पैसे बिल्कुल नहीं है, मैं भी शहर में बेचकर कुछ कमाना चाहती हूं। तुम्हारे अंकल महेश शर्म के मारे खुद नहीं आ पाए, इसलिए मुझे भेजा। महेश युद्ध में घायल हो चुका था, उसका पैर कट गया था और खराब इलाज के कारण हमेशा के लिए बेकार हो गया। शुरू में कोई भी अपाहिज से शादी करना नहीं चाहता था, लेकिन किस्मत से वीर की मुलाकात सुनीता से हुई, जिनकी भी एक टांग कमजोर थी। वे दोनों शादी कर बैठे और 2 बच्चों के माता पिता बने। हालांकि दोनों विकलांग थे, लेकिन मेहनती थे और गांव में अधिकांश लोगों से बेहतर जीवन जी रहे थे। वीर मुस्कुराया, अगर अंकल महेश नहीं होते तो मेरी जान जाती। उन्होंने मेरी जान बचाई, इसमें शर्मिंदगी की कोई बात नहीं है। थर्ड आंट ने धीमे से आह भरी। आह, तुम्हारा अंकल बस ऐसे ही है, अपने ही घमंड में रहते हैं। वीर ने कहा, थर्ड आंट, हमारे पास अब पॉपकॉर्न बॉल्स नहीं है, लेकिन मैं आपके लिए दूसरा काम लगा सकता हूं। सुनीता ने थोड़ी निराशा व्यक्त की। कैसा काम? वीर ने मुस्कुराकर कहा, रिया की मदद करो पॉपकॉर्न बॉल्स बनाने में। मैं तुम्हें रोज 50 कॉपर कॉइन्स दूंगा। क्या तुम काम करना चाहती हो? सुनीता चौंकी, उसकी आंखें लाल हो गई। उसने टोकरी गिरा दी और जमीन पर घुटने टेक दिए, बार बार नमन करती रही। वो और कुछ नहीं बोली। वीर तुरंत आगे बढ़ा और उसे उठाने में मदद की। थर्ड आंट, ये क्या कर रही है? कृपया उठ जाइए, मैं इसका हकदार नहीं हूं। सुनीता ने आंसू पोंछते हुए कहा, सच कहूं तो कई दिन से हमारे पास खाना नहीं है। आपके अंकल बहुत घमंडी हैं, किसी को बताने नहीं देते। वीर ने मुस्कुराते हुए कहा, अगर जो तुम कहती हो सच है तो हमारी पूरी फैमिली आपकी मदद का मेहनती तरीके से इनाम देगी। 50 कॉइन ज्यादा है, 10 कॉइन्स ही काफी है। देखा, कहते हैं प्राचीन लोग ईमानदार थे, लेकिन ये ईमानदारी का स्तर मूर्खतापूर्ण ईमानदारी था। रिया घास के घर से बाहर आई और मुस्कुराई। थर्ड आंट, बस स्वीकार कर ले, हम इतने व्यस्त हैं, और अगर मेरे हस्बैंड ने 50 कॉइन्स तय किए हैं तो वही सही है। आप आज से काम शुरू कर सकती है, मैं एडवांस में पैसे दे देती हूं। असली में उनका हस्बैंड सुनीता के परिवार की मदद से जीवित था। अगर उनका हस्बैंड इस परिवार के माध्यम से नहीं बचता तो शायद वो इतनी अच्छी महिला नहीं पाती। रिया सच में ल्यू फैमिली की आभारी थी। वो तुरंत 50 कॉपर कॉइन्स निकाल कर देने ही वाली थी, लेकिन वीर ने रोका। हस्बैंड, क्यों? रिया ने पूछा। वीर ने कहा, स्प्रिंग प्लांटिंग सीजन अभी नहीं आया, अंकल महेश की फैमिली अभी फ्री है, हमें दोनों को ही काम पर रख लेना चाहिए। आयरन पॉट उनके घर में ले जाए ताकि पॉपकॉर्न बॉल्स वहां बने। हमारा घर छोटा है, आग लगने का डर है। रिया ने बिना हिचकिचाहट 50 और कॉइन्स निकाल दिए। सुनीता ने गहरी कृतज्ञता व्यक्त की और अपने घर की ओर चल दी। हालांकि उसकी टांग कमजोर थी, पर चलने की गति धीमी नहीं थी। वीर ने धीमे से कहा, एक आदमी को मछली दो तो एक दिन भर खाएगा, उसे मछली पकड़ना सिखाओ तो पूरी जिंदगी खाएगा। भविष्य में हम पॉपकॉर्न बॉल्स नहीं बनाएंगे, थर्ड आंट का परिवार इस कला के सहारे अपनी जिंदगी चला सकेगा। रिया ने हैरानी से पूछा, क्या
अब हम पॉपकॉर्न बॉल्स नहीं बनाएंगे। उसके लिए दुनिया पॉपकॉर्न बॉल्स जितनी बड़ी ही थी। वीर की माइंस आय क्षमता में सुधार। आधे महीने बाद वीर की माइंस आय क्षमता काफी बढ़ गई। शुरुआत में केवल 5 मीटर का क्षेत्र दिखता था, अब यह पूरे 20 मीटर तक फैल गया था। इस क्षेत्र में कुछ भी छिप नहीं सकता था। चिड़िया या घास के कीड़े तक स्पष्ट रूप से महसूस किए जा सकते थे। वीर ने रिया को गले लगाया और फुसफुसाया, वाइफ, हमें सिर्फ राइस पॉप्स बनाने के लिए नहीं जीना चाहिए। ये तो छोटा व्यवसाय है, तुम्हारे हस्बैंड के पास और भी प्रॉफिटेबल लाइवलीहुड है। रिया ने थोड़ी हिचकिचाहट दिखाई, लेकिन अंत में गंभीर होकर सिर हिलाया। मैं आप पर भरोसा करती हूं हस्बैंड, अब से मैं आपकी हर बात मानूंगी। जो कहेंगे वही सही होगा। वीर मुस्कुराया और धीरे से रिया के बाल सहलाए। रिया शर्मीली हो गई। ऐसा स्नेह किसी पर भी आसान नहीं होता। महेश और सुनीता का आगमन। इसी दौरान महेश सुनीता के साथ आया, हाथ में पैसे की पर्स लिए हुए, चेहरा जटिल भावों से भरा हुआ। वीर, अगर आप मुझे अब भी अपना लाइफ सेवर मानते हैं तो कृपया ये पैसे वापस ले लीजिए, कहकर उसने पर्स वीर के हाथ में थमा दिया। हमारी गांव की ताकतवर मर्द मजदूरी के लिए सारा दिन काम करते हैं और सिर्फ 10 कॉपर कॉइन्स पाते हैं। हम दोनों के पास भी एक अपाहिज टांग है। 100 कॉइन्स एक दिन के लिए देने की कोई जरूरत नहीं। 20 कॉइन्स भी हमारे पूरे परिवार के लिए बहुत है। वीर हंसा। थर्ड अंकल, इसे स्वीकार कर ले, लाइफ सेवर या नहीं ये सवाल ही नहीं। इतने राइस पॉप्स एक दिन में बनाना एक्साई और चुन और मैं अकेले संभाल नहीं सकते। महेश ने पर्स सुनीता को लौटाया और गंभीर होकर कहा, वीर, अगर तुम मुझे थर्ड अंकल कहोगे तो मैं तुम्हें परिवार जैसा ही मानूंगा। हम एक परिवार हैं। अगर कभी मदद चाहिए बस कह देना। पर्वतीय आग हो या समुद्र की लपटें, अगर मैं थोड़ी भीफ करूं तो कोई भी आदमी नहीं बच पाएगा। वीर ने मुस्कुराया। थर्ड अंकल, ये बहुत गंभीर है। महेश हंस पड़ा। क्यों, स्टोव को हमारे घर में ले जाना है ना? चलो मैं मदद करूंगा। बिना देरी किए उन्होंने बड़े आयरन पॉट को उठाया और चले गए। पॉपकॉर्न बॉल्स व्यवसाय में सफलता। शाम तक जो महिलाएं राइस पॉप्स बेचने गई थी सभी खुशी खुशी लौट आई। कुछ तो दोपहर के बाद ही घर पहुंच गई। सारा स्टॉक बिका हुआ था। एक दिन में ही वीर ने 2300 कॉपर कॉइन्स कमाए। रिया रात में सोते समय भी पैसे गिनती रही, स्वप्न में काउंटिंग करती रही। इतनी थक गई कि नींद में भी काम कर रही थी। आगे के दिन भी यही रूटीन था। चंगेन में लाखों लोग थे और उनका बिजनेस फैल चुका था। वीर की माइंस आय क्षमता अब 30 मीटर तक फैल गई। बिना कैन के भी वो सामान्य व्यक्ति की तरह चल सकता था, लेकिन लोगों को ज्यादा एक्स्ट्राऑर्डिनरी नहीं दिखता था। ब्रिक एंड टाइल हाउस का विचार। एक दिन वीर ओम प्रकाश के घर गया। ओम प्रकाश गांव के 10 में सबसे अमीर परिवारों में से एक थे। उनका घर ब्रिक एंड टाइल का कोर्टयार्ड रैम्ड अर्थ का था और पास में घोड़ा, ऑक्स और कार्ड भी थे। वीर ने सीधे बताया, मैं ब्रिक एंड टाइल हाउस बनाना चाहता हूं, लेकिन बाहर की ग्रे ब्रिक्स बहुत महंगी है, तो मैं ब्रिक्स खुद बनाना चाहता हूं। ओम प्रकाश चकित हुआ। तुम खुद ईंट बना सकते हो? वीर ने विनम्रता से कहा। सफलता की गारंटी नहीं है, पहले प्रयास करना होगा। मैं चाहता हूं अंकल ओम प्रकाश गांव को ऑर्गेनाइज करें और हम साथ में ब्रिक किल्न बनाएं। जब मेरा ब्रिक एंड टाइल घर बन जाएगा तो हर घर अपना बना सकेगा। सान्हे विलेज के घर अब वाइंड और रेन से सुरक्षित होंगे। रैम्ड अर्थ हाउसेज हर कुछ साल में रीबिल्ड करनी पड़ती थी, जो हर परिवार के लिए महंगा बर्डन थी। ओम प्रकाश ने उत्सुकता से पूछा, वीर, तुमने पूरे गांव को जीवन देने का तरीका दिया, अब हर हाउस होल्ड प्रॉस्पर कर रहा है, और अगर तुम कहो तो सिर्फ एक ब्रिक किल नहीं लेकिन 3 ईंट भट्टियां तो बनाई जा सकती थी। फिर भी तुम मुझे ढूंढने क्यों आए? वीर ने सम्मानपूर्वक कहा, अंकलिंग जैसा कहावत है, बिना नियम के कुछ भी सफल नहीं होता। आप गांव के मुखिया हैं, मैं आपका उल्लंघन नहीं कर सकता। ईंट भट्टी बनाना कोई छोटी बात नहीं है, इसे आपके निर्णय की जरूरत है। ओम प्रकाश प्रसन्न होकर सिर हिलाए। अहंकारी नहीं, घमंडी नहीं, सिर्फ अपनी क्षमता पर निर्भर नहीं। किंग एक्सायू, तुम वाकई अच्छे लड़के हो। ठीक है, इसे मेरे हवाले छोड़ दो, मैं अभी सभी को इकट्ठा करता हूं। आज ही भट्टी बनाना शुरू कर देंगे। धन्यवाद अंकल ओम प्रकाश। वीर ने हाथ जोड़कर नमस्कार किया और विदा ले ली। कुछ ही समय में सान्हे विलेज के सभी गांव वाले थ्रेशिंग ग्राउंड पर जमा हो गए। गांव के मुखिया, आपने हम सबको क्यों बुलाया? गांव में कुछ हुआ क्या? या फिर सम्राट साहब ने कोई नया आदेश जारी किया है? क्या हमें फिर से सेना में ले जाया जा रहा है? हर बार जब हम जाते हैं आधा मर जाते हैं, कोई मजदूरी नहीं मिलती और खाना खुद लाना पड़ता है। गांव वालों में हलचल मच गई। ओम प्रकाश ने भौहें चढ़ाते हुए कहा, चुप। थ्रेशिंग ग्राउंड अचानक शांत हो गया। गांव के मुखिया के रूप में उनकी काफी सत्ता थी। ओम प्रकाश ने आगे कहा, इसे बुलाया मैंने नहीं। वीर ने कहा है कि वो गांव में एक ईंट भट्टी बनाना चाहता है। जब ईंटें सफलतापूर्वक बनाई जाएंगी तो हमारे गांव में घर बनाने के लिए अनगिनत हरी ईंटें होंगी। क्या ईंटें बनाने का काम? सच में? हम भी इंटॉर्च वाले घर बना सकते हैं। इंटॉर्च वाले घर में रहना वही लक्ष्य है जिस पर हमारी पीढ़ियां काम करती आई है। सुंगो, मेरे पिता ने अंतिम समय में कहा था कि उनका सबसे बड़ा पछतावा यह था
कि उन्होंने इंटॉर्च्ड वाला घर नहीं देखा। ओम प्रकाश ने आगे बताया, इसलिए मैंने सभी को इकट्ठा किया ताकि कुछ मजबूत लोग चुनकर भट्टी बनाने में मदद करें। जब ईंटें सफलतापूर्वक जलेंगी, सबसे पहले हम वीर के लिए इंटॉर्च्ड वाला घर बनाएंगे। जब उसका घर बन जाएगा, फिर हम सभी मिलकर हर परिवार के लिए इंटॉर्च्ड वाले घर बनाएंगे। ये सुनकर गांव वाले उत्साहित हो गए। हर कोई भट्टी बनाने में मदद करने के लिए तैयार हो गया। अगले कुछ दिनों में वीर ने दर्जनों पुरुषों के साथ मिलकर गांव में भट्टी बनाई। भट्टी बनाने का सामान सरल था, रैम्ड अर्थ ब्रिक्स। ईंटों को जलाने के लिए भी यही सामग्री चाहिए थी, लेकिन मिट्टी चुनना जरूरी था, सिर्फ चिकनी मिट्टी। गांव के सभी लोग 2 दिन मिट्टी इकट्ठा करने में लग गए। अंततः बियर रिवर के नीचे की ओर पीली मिट्टी मिली। पिछली जिंदगी में वीर का एक रियल एस्टेट वाला मित्र था। किसी पुराने निर्माण में उसने एक भट्टी देखी थी। वीर ने उसकी छवि याद की और बस 2 दिन में एक बहुत बड़ी भट्टी तैयार कर ली। फिर उन्होंने रैम्ड अर्थ ब्रिक्स का आकार बनाया। एक दिन में ही थ्रेशिंग ग्राउंड ईंटों से भर गया। कुछ पुरुषों ने अपनी कमीज उतार दी और धूप में मेहनत करने लगे। ये ईंटें बाद की काल में उपयोग होने वाली लाल ईंटों के बराबर आकार की थी और इन्हें प्राकृतिक रूप से सुखाना था। कुछ और दिनों के बाद सूखी ईंटों का एक बैच भट्टी में रखा गया। तरीका सरल था। ईंटें ढेर लगाई, ऊपर की ओर ड्राफ्ट फ्लूस बनाए, आग लगाई, लकड़ी डाली और भट्टी को सील कर दिया। वीर को नहीं पता था कि यह सफल होगी या नहीं, लेकिन कोशिश न की तो सफलता नहीं मिल सकती थी। 2 दिन बाद भट्टी की आग बुझ गई। ओम प्रकाश ने समूह का नेतृत्व करते हुए भट्टी खोली। गर्मी की एक लहर उनके ऊपर आई। गर्मी कम होने के बाद ओम प्रकाश सबसे पहले भट्टी में घुसा। उसके लिए सफल ईंट जलाना एक बड़ी घटना थी। जल्दी ही वो 2 लाल ईंटें हाथ में लेकर बाहर आया। चेहरे पर खुशी और वीर की ओर सम्मान से देखा। कैसा रहा गांव के मुखिया? जलने में सफलता मिली? सच में? मुझे दिखाओ, मुझे दिखाओ। ये लाल क्यों है? ओम प्रकाश ने दोनों लाल ईंटों को वीर के सामने टकराया। जब साफ और ठोस आवाज आई तो पुराना मुखिया उत्साहित होकर बोला, वीर, कामयाब हो गए। हमारी पहली ईंट जलाने में सफलता मिली। वीर हल्की मुस्कान के साथ बोला, साउंड ठोस है, सफल होनी चाहिए। ओम प्रकाश ने हाथ हिलाते हुए कहा, सफल हुई, चलो और ईंटें जलाते रहें। वीर ने कहा और कई भट्टियां बनाए। इससे ईंटें तेजी से तैयार होंगी। इस तरह ओम प्रकाश ने स्वयं टीम का नेतृत्व किया और कुछ ही दिनों में 3 और भट्टियां बन गई। 4 भट्टियों के साथ धीरे धीरे लाल ईंटें निकलने लगी। ये देखकर उत्साह बढ़ गया। इस तरह हर दिन महिलाएं शहर में राइस पॉप्स बेचने जाती और पुरुष लोग बारी बारी से मिट्टी की ईंटें बनाते और भट्टियों में काम करते। संपूर्ण सान्हे विलेज व्यस्त थी, लेकिन वातावरण में खुशी की ऊर्जा थी। एक सुबह जल्दी ओम प्रकाश ने सभी को इकट्ठा किया। हमारी ईंट जलाने की प्रक्रिया लगभग पूरी हो गई है। वीर और उसकी पत्नी अभी भी घास के झोपड़े में रहते हैं, इसलिए मैंने तय किया है कि कुछ लोग उन्हें सहायता करें और उनके लिए इंटॉर्च्ड वाला घर बनाएं। चिंता मत करो, उसके घर के बाद तुम्हारा नंबर आएगा। गांव के मुखिया, इतनी विनम्रता ठीक नहीं। वीर ने हमारी महिलाओं को अच्छी मजदूरी दी, उसके लिए घर बनाना तो स्वाभाविक है। सही, ऐसा कहना फॉर्मल लगता है, जैसे सिर्फ इनाम के लिए ईंटें बना रहे हैं। वीर ने अपनी घर की योजना भी दिखाई। आजकल उसकी माइंस एक क्षमता से महसूस कर बनाई गई। घर में 2 छत वाले कमरे और एक कोर्टयार्ड था, लगभग 300 वर्ग फीट में। मुख्य कमरे के दोनों ओर बेडरूम्स थे और मुख्य कमरे के पास एक विंग रूम था। कोर्टयार्ड वॉल विंग रूम के सामने था। उसके पास उस जगह के लिए अन्य योजनाएं भी थी। ओम प्रकाश ने योजना देखकर हक्का बक्का रह गया। दाढ़ी सहलाते हुए बोला, इतना बड़ा? कितनी ईंटें चाहिए होंगी? वीर थोड़ी शर्मिंदगी से बोला, मुझे पता है थोड़ा बड़ा है, पर कोर्टयार्ड बहुत फंक्शनल चाहिए। ओम प्रकाश ने आगे कुछ नहीं कहा, योजना लौटाई और बोला, ठीक है, जब तक तुम्हें संतोष है। वीर ने कहा, अंकल, ईंटों के अलावा घर बनाने के लिए सीमेंट और सैंड भी चाहिए। ईंटें बनाना आसान है, पर सीमेंट और सैंड ढूंढना मुश्किल है। यहां आसपास कोई लाइमस्टोन पहाड़ है? ओम प्रकाश थोड़ा उलझन में दिखा। वीर ने समझाया, मतलब लाइमस्टोन को पाउडर में तोड़कर मिट्टी में मिलाना। इससे घर 100 साल तक टिकेगा। ओम प्रकाश धीरे से बोला, लाइमस्टोन? सभी पत्थर पहाड़? ठीक है, मुझे छोड़ दो, लेकिन मुझे मिलना मुश्किल होगा। मेरे पास चंगन सिटी में कुछ कनेक्शन है, मैं कल शहर जाऊंगा। ठीक है, धन्यवाद अंकल ली। वीर ने निर्देश दिए और जमीन को समतल करना और फाउंडेशन खोदना शुरू किया। अगली सुबह ओम प्रकाश ने साफ काले कपड़े पहनकर वीर के घर आया। उसने 10 राइस पॉप्स ली, पुराने घोड़े को सैडल किया और चढ़ गया। घोड़े के सिर को थपथपाते हुए उसने कहा, पुराने साथी, इतने सालों बाद, याद है तुम्हें अपना पुराना मालिक? आज मैं तुम्हें शहर में ले जाऊंगा। ये कहते हुए ओम प्रकाश ने अपनी चाबुक चलाई, तोहफे पकड़े और तेजी से चंगन सिटी की ओर रवाना हुआ। वो यांगसिंग गेट से अंदर गया, फिर झुक स्ट्रीट के माध्यम से इंपीरियल सिटी की ओर घोड़े को ले गया। झुक गेट पर पहुंचते ही कई पैलेस गार्ड्स चमकते आर्मोर में टैंक स्टाइल सोर्ड्स पकड़े दरवाजे पर खड़े हो गए। कौन है ये? आपके पास एंट्री सील और इंपीरियल ऑर्डर्स है? ओम प्रकाश ने शांत होकर कमांड टोकन निकाला और दिखाया। पैलेस गार्ड्स उलझन में थे।
सम्माननीय एल्डर, ये टोकन रिटायर्ड एम्परर ने जारी किया था। अब नया एम्परर है, मुझे नहीं पता ये टोकन वैध है या नहीं, कृपया प्रतीक्षा करें। ओम प्रकाश ने हाथ जोड़कर कहा, धन्यवाद। पैलेस गार्ड्स टोकन लेकर जल्दी से ताईजी पैलेस में रिपोर्ट करने चले गए, जहां राजवीर निवास कर रहे थे। ताईजी पैलेस के मार्शल वर्चू हॉल के भीतर गहरी गंभीरता छाई हुई थी। ये वही जगह थी जिसे एम्परर राजवीर ने अपने शासन के पहले ही वर्ष झेंगुया ईयर 1 में राज्य कार्यों पर विचार विमर्श करने के लिए निर्धारित किया था। आज भी वही दृश्य था। मंत्रियों की लंबी पंक्ति, भारी वातावरण और सबसे ऊपर मुख्य सिंहासन पर बैठे लगभग 30 वर्षीय युवा सम्राट राजवीर। उनके होठों के ठीक नीचे हल्की सी पतली मूंछें थी, सिर पर 2 कानों वाली टोपी और शरीर पर चमकीला पीला शाही वस्त्र। एक हाथ में गहरे नीले रंग का एक स्क्रॉल और दूसरा हाथ दाढ़ी पर हल्का सा फेरते हुए। उनका चेहरा शांत लेकिन भीतर से बेहद सख्त और दृढ़ दिखाई दे रहा था। हॉल में उपस्थित हर मंत्री की नजरें उन पर ही टिकी हुई थी, सम्मान से भरी हुई। राजा ने मंत्रियों की ओर देखा और धीमे स्थिर स्वर में बोले, झेंगुया युग की शुरुआत में जारी किया गया पहला फरमान प्रोक्रिएशन एंड ग्रोथ अब लगभग 1 महीने पहले निकल चुका है। आज मैं दूसरे झेंगुया डिक्री पर चर्चा करना चाहता हूं। पहला फरमान जनसंख्या बढ़ाने के लिए था। दूसरा फरमान मेरी दृष्टि में तांग साम्राज्य के आम लोगों का जीवन बेहतर करने के लिए होना चाहिए, ताकि हर घर में भोजन हो, कोई भूखा न रहे और सभी के पास पहनने को गर्म कपड़े हों। यदि किसी के पास जन कल्याण के लिए कोई उचित सुझाव हो तो बिना झिझक बोलिए। मंत्रियों की पंक्ति के बाएं कोने में बैठे उम्रदराज मंत्री लेफ्ट वाइस प्रीमियर मुकेश, जो अब तक थोड़ा ऊँग रहे थे, अचानक सीधे बैठ गए। महाराज, उन्होंने गंभीर आवाज में कहा, इतिहास गवाह है कि लोगों के जीवन का मूल भोजन और वस्त्र ही होता है। राजवीर ने एक भौं उठाई। वाइस प्रीमियर मुकेश, आप क्या कहना चाहते हैं? मुकेश थोड़ा रुके, फिर बोले, लंबे समय के युद्धों ने जनता को बर्बाद कर दिया है। कई परिवार उजड़ गए हैं। तांग साम्राज्य में जमीन की कमी नहीं है, लेकिन उसे जोतने वाले लोग कम हैं। गैंगजोंग क्षेत्र में तो अधिकतर गांव सिर्फ महिलाओं और बच्चों के सहारे चल रहे हैं। साथ ही लोग अपनी जमीन भी खुद की नहीं कह सकते। वे जो भी उपजाते हैं उसका 60% किराए में और 20% कर में देना पड़ता है। उनके पास अपने लिए लगभग कुछ भी नहीं बचता। यदि सच में जनता को बचाना है तो भूमि व्यवस्था को सुधारना होगा, किराया और कर घटाना होगा। हॉल में सन्नाटा छा गया, मगर तब राइट वाइस प्रीमियर सूर्य प्रकाश, जो राज दरबार में सबसे शक्तिशाली मंत्रियों में से एक थे, ने तुरंत विरोध किया। नहीं, यह संभव नहीं है। साम्राज्य अभी अभी एकीकृत हुआ है, दरबार स्थिर नहीं है। ज्यादातर भूमि शक्तिशाली कुलीन परिवारों की है। यदि अचानक किराया कम किया गया तो वे सभी मिलकर विद्रोह कर सकते हैं और इसके परिणाम बहुत भयानक होंगे। मुकेश चुप हो गए। उन्हें पता था कि उनका सुझाव बहुत सारे शक्तिशाली हितों को छूता है। राजवीर ने उनकी ओर समझते हुए देखा, फिर नजर मोड़कर एक कमजोर दुबले पतले मध्यम आयु के मंत्री मिनिस्टर ऑफ वॉर ड्यू रूही स्टाइल्ड कमल की ओर देखा। मिनिस्टर कमल, राजा बोले, आपके पास कोई उपाय है? कमल ने हल्की खांसी की और बोले, महाराज, किराया घटाना जोखिमपूर्ण है, कर भी घटाना संभव नहीं, खजाना खाली है। लेकिन जनता की सहायता करने का एक अन्य तरीका है। राजवीर बैठकर थोड़ा आगे झुक गए। बताइए, कमल ने धीरे धीरे कहा। असाधारण योग्यता का पुरस्कार, रिवॉर्ड मेरिट विद टाइटल्स। पूरा हॉल इस वाक्य पर सोच में पड़ गया। उन्होंने समझाया, यदि कोई सामान्य नागरिक कोई ऐसा तरीका या नवाचार प्रस्तुत करे जिससे जनता को वास्तविक लाभ मिले तो उसे धन या खिताब से सम्मानित किया जाए। इससे आम लोग भी साम्राज्य के सुधार में भाग ले पाएंगे। ये 5वां झेंगुया डिक्री होना चाहिए। सूर्य प्रकाश को यह पसंद नहीं आया। कई अधिकारियों के पास पहले से ही उपाधियां हैं। यदि और बांटी जाएंगी तो खिताब कम पड़ जाएंगे। कमल ने शांत स्वर में कहा, तो बस मानक ऊंचा कर दीजिए। केवल वही लोग सम्मान पाए जो असाधारण योगदान दे। इससे न तो दरबार अस्थिर होगा, न ही साम्राज्य। चीफ मिनिस्टर भी सहमत हुए। जब राजा ने देखा कि किसी दूसरे मंत्री के पास कोई बेहतर सुझाव नहीं है तो उन्होंने निर्णय सुना दिया। ठीक है, 5वां झेंगुया डिक्री, एक्स्ट्राऑर्डिनरी मेरिट अर्न्स टाइटल, यही होगा। सेक्रेटेरिएट इसे तैयार करे, मिनिस्ट्री इसे लागू करेगी। तभी एक यूनक हॉल में दौड़ता हुआ आया। उसके हाथ में एक पुराना कमांड टोकन था। महाराज, महल के बाहर एक वृद्ध किसान ये टोकन दिखाकर रिटायर्ड एम्परर से मिलने की अनुमति मांग रहा है। ये टोकन आपके द्वारा नहीं बल्कि पूर्व सम्राट देवराज द्वारा जारी किया गया था। राजवीर ने टोकन देखा और बोले, ये टैंक की स्थापना के समय का पर्सनल गार्ड टोकन है, बहुत दुर्लभ। उसे अंदर आने दो और सीक्रेट राइडर्स को निगरानी पर लगा दो। मुकेश ने धीमे स्वर में कहा, महाराज, रिटायर्ड एम्परर देवराज अब कोई शक्ति नहीं रखते। उन्हें दान पैलेस में कैद रखने से केवल आपकी बदनामी होगी। क्यों ना हूं? राजवीर की आंखें ठंडी हो गई। मुकेश कांप गए। फिर अचानक राजा ने सिर हिलाया। ठीक है, रिटायर्ड एम्परर से पहरा हटा दो। वो जो चाहे कर सकते हैं। दान पैलेस, देवराज। दान पैलेस के भीतर 61 वर्षीय देवराज धूप में लेटे हुए थे। शारीरिक रूप से वे बहुत बूढ़े नहीं दिखते थे, लेकिन मन से बेहद थके हुए।
पतला लंबा शरीर, पीला वस्त्र और हाथ में एक सोने की शराब की बोतल। साम्राज्य अब उनका नहीं था। उनके दिन अब सिर्फ अकेलेपन और शराब में कट रहे थे। वो अपने प्याले से बीच बीच में छोटे छोटे घूंट भर रहा था। उसके चेहरे पर एक ऐसी तन्हाई थी जिसे शब्दों में बयां करना मुश्किल था। बाल बिखरे हुए, कपड़े अस्त व्यस्त, देखकर कोई भी कहे कि ये इंसान अब खुद का ख्याल नहीं रखता। उसके दोनों तरफ दो सुंदर सी कम उम्र की उपपत्नियां बैठी थी जो उस बूढ़े आदमी को खुश करने की पूरी कोशिश कर रही थी। एक ने मीठी आवाज में कहा, रिटायर्ड एम्परर, आइए, ये दासी आपको अंगूर खिलाती है। ये सच में अंगूर थे या मांस के गोले, कहना मुश्किल था। देवराज जोर से हंस पड़ा। अच्छा अच्छा, आओ, मेरी गोद में बैठो। जैसे कहा जाता है, जब ईश्वर किसी व्यक्ति पर बड़ी जिम्मेदारी डालना चाहता है तो पहले उसे कठिनाइयों से गुजारता है। शायद देवराज के लिए भी यही परीक्षा चल रही थी। तभी दान पैलेस का एक हिजड़ा दौड़ता हुआ अंदर आया। चेहरे पर खुशी साफ झलक रही थी। रिटायर्ड एम्परर, इंपीरियल गार्ड्स पीछे हट गए हैं। किले के पहरेदार चले गए। देवराज की धुंधली आंखों में एक चमक उभरी, पर वो पल भर में बुझ गई। खुद पर व्यंग्य करते हुए बोला, बहुत पहले हट जाना चाहिए था। वो लड़का बहुत चालाक है। मैं अब बस एक बेबस बूढ़ा इंसान हूं, और फिर भी वो मुझसे डरता है। हास्यास्पद। हिजड़े ने फिर कहा, रिटायर्ड एम्परर, बाहर एक बूढ़ा किसान खड़ा है, नाम ओम प्रकाश। वो आपसे मिलना चाहता है। देवराज पहले तो हैरान हुआ, फिर बुदबुदाया, ओम प्रकाश, ओम प्रकाश, ओ एचिंग। हाँ। उसकी हंसी के बीच आंखों के कोनों में आंसू चमक उठे। सब कुछ खत्म हो गया। आज कोई मेरा नाम लेना भी नहीं चाहता, कहीं राज नाराज न हो जाए। सारे पुराने मित्र दूर भाग रहे हैं। पर देखो, जब दान पैलेस खुला तो सबसे पहले मिलने कौन आया? मेरा पुराना अस्तबल कर्मी। वाह, बहुत अच्छा। उसने आदेश दिया, जाओ, एचिंग को अंदर लाओ। हिजड़ा तुरंत आदर से बाहर गया और ओम प्रकाश को भीतर लेकर आया। जैसे ही ओम प्रकाश ने देवराज की हालत देखी, धूल में बैठे बिखरे कपड़ों वाला वो गिरापड़ा सम्राट, उसकी आंखें भर आई। वो दौड़ते हुए पहुंचा। महाराज, मैं आपको देखने आया हूं। आप इस हालत में कैसे गिर गए? देवराज खड़ा हुआ, कपड़ों की धूल झाड़ी और जोर से हंसकर उसका हाथ पकड़ा। हाँ, एचिंग, हमें मिले 7-8 साल हो गए। मुझे उम्मीद ही नहीं थी कि तुम इस बूढ़े आदमी को देखने आओगे। ये सच्ची दोस्ती है। ओम प्रकाश भावुक होकर बोला। महाराज, खुद को इस तरह मत गिराइए। देवराज ने मजाक मजाक में अपनी युवतियां दिखाई। ये देखो, ये मेरी प्यारी कॉन्क्यूबाइंस है। इनके रहते मैं कैसे गिर सकता हूं? बस, सत्ता चली गई है, समय बीत गया। मैं अब वो बादशाह नहीं रहा। अब तुम मुझे महाराज मत कहो, बस बड़े भाई कह लेना। मैं ये साहस नहीं कर सकता, महाराज, ओम प्रकाश ने तुरंत कहा। देवराज ने उसके हाथ में पकड़ी पोटली देखी। अरे एचिंग, ये क्या लाया है? ओम प्रकाश ने पोटली खोली और एक राइस पॉप निकाला। रिटायर्ड एम्परर, ये मैंने आम लोगों में पाया राइस पॉप, कुरकुरा और मीठा। चखिए। देवराज ने एक बाइट ली। कड़क, बहुत बढ़िया, सच में कुरकुरा और मीठा। एक राइस पॉप खत्म होते ही देवराज के चेहरे पर पुरानी तेजी लौटी। अब बोलो, किस मुसीबत से जूझ रहे हो, एचिंग? ओम प्रकाश बोला। मैं 3 वजह से आया हूं। पहली, मैं आपको बहुत याद कर रहा था। दूसरी, मैं ब्लैक बियाओं को लाया हूं, वो युद्ध घोड़ा जो आपको बहुत चाहता था, लेकिन पहरेदारों ने अंदर नहीं आने दिया। देवराज चौंक गया। ब्लैक बियाओ अभी भी जीवित है? हाँ। ओम प्रकाश मुस्कुराया। बहुत स्वस्थ है। देवराज खिलखिलाकर हंसा। ये तुम्हारी देखभाल का परिणाम है। किसी को भेजो, ब्लैक बियाओं को अस्तबल में ले जाओ, खूब खिलाओ, फिर वापस लाओ। ओम प्रकाश बोला। तीसरी बात, मैं कुछ पत्थर ढूंढने में आपकी मदद चाहता हूं। देवराज हैरान। कौन सा पत्थर? ओम प्रकाश ने सान्हे विलेज की पूरी बात समझाई। देवराज मुस्कुराया। वो किंग परिवार का लड़का, अंधा है, कमजोर माना जाता है, फिर भी गांव के लिए मेहनत कर रहा है। मौका मिला तो मैं उससे मिलूंगा। ओम प्रकाश ने पूछा, तो वो पत्थर? देवराज ने ली टीचेंग की तरफ देखते हुए कहा, वो लाइमस्टोन चाहता है। ये तो गांव वालों का भला करने की बात है। भले उसे इससे कुछ फायदा मिले, पर ये नेक काम है। कच्ची मिट्टी के घर सस्ते होते हैं, पर कमजोर। मैं लंबे समय से चाहता था कि लोग मजबूत ब्रिक हाउसेस में रहें। मैं अब बादशाह नहीं हूं। इस भलाई का श्रेय राजवीर को मिलेगा। लेकिन चिंता मत करो, जो दूसरों के लिए लकड़ी लाता है उसे ठंड में जमने नहीं दिया जाता। मैं खुद जाकर उस लड़के के लिए बात करूंगा। ओम प्रकाश भावुक होकर झुक गया। धन्यवाद, रिटायर्ड एम्परर। कुछ देर बाद ब्लैक बियाओं को खिला पिलाकर अंदर लाया गया। घोड़ा अपने पुराने मालिक को पहचानकर खुश होकर नाचने लगा। ओम प्रकाश शाम तक वही रहा, फिर रवाना हो गया। देवराज ने अपना राजकीय वस्त्र ठीक किया और आदेश दिया, रथ तैयार करो, मुझे हॉल ऑफ मार्शल वर्चू जाना है। वो तेजी से वहां पहुंचा। 3 विभागों और 6 मंत्रालयों के सभी अधिकारी जा चुके थे। सिर्फ एम्परर राजवीर सम्राट मेज पर लिखते हुए बैठे थे, योर मैजेस्टी, रिटायर्ड एम्परर पधारे हैं। राजवीर तुरंत लेखनी रखकर बाहर आए और अपने पिता को सहारा देते हुए बोले, पिताजी, इतनी देर को क्यों आए?
देवराज ने व्यंग्य भरे स्वर में कहा। तुम्हारे इंपीरियल गार्ड्स ने मुझे महीनों दान पैलेस में बंद रखा। अगर थोड़ी देर और रहता तो मेरी हड्डियां चूर हो जाती। अब अचानक दया कैसे आ गई? राजवीर ने लंबी सांस ली। पिताजी, आपको बंद करना मेरा उद्देश्य नहीं था। आपने कहा था कि पुराने डब्ल्यू युग के मंत्री सुरक्षित रहें। अगर वे आपका नाम लेकर विद्रोह करते या सत्ता में हस्तक्षेप करते तो आपकी जान भी खतरे में पड़ती। इसलिए उन्हें बचाने के लिए मैंने ये किया। देवराज का चेहरा नरम पड़ा। उसने राजवीर के हाथ पर हाथ रखा। तुमने सोचा समझा। अब यह साम्राज्य तुम्हारा है। दोनों समझ गए, हर किसी के अपने राजनीतिक खेल होते हैं। पिता को कैद करके भी पुत्र इसे धर्म का रूप दे सकता है। यही राजनीति है। देवराज सिंहासन पर बैठा, चारों तरफ देखा। यह कभी उसका राज्य था, अब सब बदल चुका था। एरलैंग, देवराज ने पूछा, आते समय सुना कि तुम आजकल जन कल्याण की नीति को लेकर चिंतित हो। मामला क्या है? राजवीर ने पूरी बात बताई। आज दरबार में क्या बहस हुई? देवराज ने कहा, असाधारण योगदान को उपाधि देकर पुरस्कृत करना। यह द्यूरूही सच में काबिल है। अब मुझसे मत पूछो, अब तुम बादशाह हो। जो उचित लगे वही करो। बैम्बू स्टिक की आवाज गूंजी। अब तो तुम बड़े ओहदेदार बन गए हो। पुराने को छोड़कर नया पकड़ लिया। कितने बेदिल आदमी हो तुम। एक बार वीर ने एक शानदार रोसवुड की लकड़ी खरीदी। रमेश ने लंबी सांस भरते हुए नाटकीय अंदाज में कहा, हे भगवान, ब्रदर किंग, तुम इतने फिजूल खर्च कैसे हो सकते हो? सिर्फ लकड़ी के एक टुकड़े के लिए 17 टेल्स चांदी? तुमसे ज्यादा कोई और बर्बाद करेगा? वीर शांत स्वर में बोला, तुम समझते नहीं हो। यह रोसवुड है, गोल्डन नन्मू और अगरवुड के बाद सबसे कीमती। आज इसकी कीमत 17 टेल्स है, लेकिन 1000 साल बाद यह लाखों की हो सकती है। रमेश ने मुंह बिचकाया। साफ लग रहा था कि उसे जरा भी भरोसा नहीं। तुम पहले ही 20 टेल्स उड़ चुके हो। थोड़ा कम खर्च किया करो, वरना तुम्हारा खानदान कभी अमीर नहीं बनेगा। फिर उसने पूछा, तो अब घर चले या और बाजार घूमना है? वीर ने सिर हिलाया। दोपहर हो चुकी है, घर नहीं चलते। चंगिन के सबसे अच्छे रेस्तरां में खाना खाते हैं। ब्रदर रमेश, पता करो कौन सा जगह सबसे उम्दा है। रमेश की आंखें चमक उठीं। वो तो पिंग कांग वार्ड का टाइन एक्सियंग पवेलियन है। खाना तो लाजवाब है ही। वहां की लड़कियां भी बहुत सुंदर है। ये कहते ही उसका चेहरा लाल हो गया। वीर ने भौहें तरेरी। मैंने रेस्तरां कहा था, कोई ब्रॉथल नहीं। ओह ठीक है, पूछता हूं, रमेश बोला। वीर ने शक से पूछा, रमेश, तुम कहीं पहले कभी ब्रॉथल जा चुके हो? रमेश ने हंसते हुए कहा, अरे हाँ, 2 साल पहले कमांडेंट चेंग ने हमें एक बार ले गया था। लेकिन टाइन एक्सियंग पवेलियन की लड़कियां सस्ती नहीं है। हम जैसे छोटे सिपाही कहां अफोर्ड कर पाते हैं। मेरी तो उस समय की तनख्वाह बस कुछ तांबे के सिक्के हुआ करती थी। बस किसी लड़की के पीछे हाथ लगा दो तो कर्ज में डूब जाओ। वो तो कमांडेंट ने बहादुर अफसरों की दावत दी थी, हम तो बस देखने खड़े थे। ये कहकर उसने मुंह साफ किया, जैसे लार टपकने वाली थी। वीर के मन में अचानक एक सवाल उठा, तुम जिस कमांडेंट चिंग की बात कर रहे हो, क्या वो ड्यूक लू का बेटा चिंग याओजन है? और कौन हो सकता है? रमेश बोला, चंगिन के बड़े घराने तो मशहूर हैं ही। कुछ देर बाद दोनों चंगिन के मशहूर शिक्सियांग पवेलियन पहुंचे, एक रेस्तरा जो अपनी 10 उत्कृष्ट डिशेज के लिए प्रसिद्ध था। रमेश बोला, ब्रदर किंग, पक्का यहां खाना चाहोगे? यहां तो 8-10 टेल्स तो ऐसे ही उड़ जाएंगे। वीर ने हंसकर कहा, बस मेरे पीछे आओ। इतना बड़बड़ाते क्यों हो? सान्हे विलेज में बिताए हुए महीने में रमेश वीर का सबसे अच्छा दोस्त बन चुका था। हालांकि शिक्सियांग पवेलियन की 10 डिशेज मशहूर थी, मगर वीर को, जो अपने पिछले जीवन में हर तरह का बढ़िया खाना खा चुका था, सब फीका लगा। अच्छी सामग्री को इतना हल्का पकाना, उसे बर्बाद करना था। उसे याद आया कि उसने अभी तक मसाले नहीं खरीदे। स्टार एनिस, सिनेमन, बे लीव्स, कार्डमम, कैसिया। टैंग डायनेस्टी में ये सब मसाले विदेशी व्यापारियों के जरिए आते थे, लेकिन यहां इन्हें दवा माना जाता था, खाना पकाने में नहीं। तभी बगल की मेज से आती आवाजों ने उसका ध्यान खींचा। जल्दी खाओ, हमें फ्यूरोंग गार्डन पहुंचना है, वरना सीटें मिलना मुश्किल है। मास्टर कॉन्ग, कन्फ्यूशियस की 33वीं पीढ़ी के वंशज, उनकी पोएट्री गैदरिंग कितनी बड़ी बात है। क्या वो ग्रैंड स्कॉलर कॉन्ग यिंगड़ा का बेटा है? और कौन? सुबह वाला हिस्सा तो छूट गया, अब दोपहर का मिस नहीं करूंगा। चंगिन के सारे बड़े घरानों के लड़के आएंगे और कई बड़े अफसरों की बेटियां भी। क्या मिस प्राची भी आई है? बिल्कुल, सुबह मैंने उसे एक बेहद खूबसूरत लड़की के साथ आगे की सीट पर बैठे देखा। भोजन के बाद वे लोग तेजी से पैसे चुकाकर निकल गए। वीर मुस्कुराया। रमेश ने पूछा, ब्रदर किंग, क्या तुम्हें पोएट्री गैदरिंग्स में दिलचस्पी है? चलते हैं, वीर ने कहा। वैसे भी फुर्सत में हूं। रमेश मुंह बनाकर बोला, इसमें क्या मजा? कमांडेंट चिंग कहते हैं, बस कुछ खड़ूस विद्वान बैठे रोते रहते हैं। इससे अच्छा तो पिंग कांग वार्ड जाकर संगीत सुन ले। वीर ने कहा, अगर नहीं चलना तो गाड़ी देखो, मैं अकेला जाऊंगा। रमेश ने हार मानते हुए कहा, ठीक है, ठीक है, तुम तो अंधे हो। अगर कुछ हो गया तो तुम्हारी पत्नी मुझे मार डालेगी। चलो, साथ चलता हूं। फ्यूरोंग गार्डन पहुंचते ही उन्होंने देखा, सैकड़ों लोग जमा थे, लेकिन सिर्फ कुछ अमीर घराने के युवक और अफसरों की बेटियां ही अंदर जा पा रही थी। दोनों ने पास ही एक जगह बैठकर भीतर की बातें सुननी शुरू की।
रमेश अमीर घरानों की लड़कियों को देखकर ऐसे घूर रहा था जैसे पहली बार कोई सुंदरता देखी हो। वो बड़बड़ाया, वो वाली कमाल है, टाइन एक्सचेंज पवेलियन वाली से भी अच्छी, कसम से उसका सीना पकड़ लूं तो जिंदगी धन्य हो जाए। फिर दूसरी तरफ देख कर बोला, ये तो और भी बढ़िया, ब्रदर किंग देखो। ओ हाँ, भूल गया, तुम देख नहीं सकते। उसी वक्त पास बैठी हरी पोशाक वाली लड़की ने महसूस किया कि कोई उसे घूर रहा है। उसने मुड़कर देखा रमेश को। उसके चेहरे पर घृणा फैल गई। सिस्टर अनन्या, ये दोनों बहुत गंदे लग रहे हैं, कब से घूर रहे हैं, जाने कौन से निर्लज्ज ख्याल उनके दिमाग में चल रहे होंगे। पीली पोशाक वाली अनन्या भी मुड़ी और बोली, काला वाला तो कम से कम नजर हटा लेता है, लेकिन वो गोरा सुंदर चेहरा वाला लगातार हमें ही देख रहा है, पता नहीं क्या गंदी बातें सोच रहा होगा। हरी लड़की गुस्से से उठी, उसने तो शायद हमें मन में नंगा ही सोच लिया होगा, अभी सबक सिखाती हूं। अनन्या भी उठ गई, प्राची रुको, मैं भी साथ चलती हूं, आज इन दोनों की हदें बता देती हूं। दोनों लड़कियां अपनी दासियों के साथ उनकी तरफ बढ़ी। पास खड़े एक तेज नजर वाले आदमी ने फुसफुसाते हुए कहा, लेडी अनन्या की सुरक्षा का ध्यान रखो, कोई गलती हुई तो सिर कटेंगे। तुरंत उसके आदमी भी लड़कियों के पीछे चल दिए। वीर वही शांत बैठा था, लेकिन अपनी माइंड्स आई से वो हर तेजी से नजदीक आते कदमों को महसूस कर रहा था। दोनों लड़कियां लगभग 1.6 मीटर की, खूबसूरत और आत्मविश्वासी। एक की काया बेहद आकर्षक थी, दूसरी भी कम नहीं। जैसे ही वे पास आई, हवा में हल्की सी मीठी खुशबू फैल गई, उनका प्राकृतिक सुगंध। प्राची ने बिना एक पल गवाए अपनी छोटी सी चाबुक उठाई। स्पैक, चाबुक वीर के कंधे पर लगी और तेज आवाज के साथ भीड़ चौंक गई। धत तेरे की, बदतमीज, कब से हमें घूर रहे हो, आंखें फोड़ दूं क्या, वो चिल्लाई। रमेश हक्का बक्का रह गया। वीर के कंधे में जलन और गुस्सा दोनों उठे। उसका मूड एकदम खराब हो चुका था। वो शांत भाव से खड़ा हुआ, अपना ब्लाइंकेन उठाया और रमेश का हाथ पकड़ लिया। ब्रदर रमेश, चलो घर चलते हैं, यहां रुकना ठीक नहीं, मेरी छड़ी पकड़ो, कहीं गिर न जाओ। रमेश का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। क्या सच में मेरे भाई की आंखें नहीं देखती? वो तुम्हें देख भी कैसे सकता है? चलो ब्रदर किंग, यहां से चलते हैं, शहर की ये अमीर लड़कियां हद से ज्यादा करती है। वो गुस्से में वीर को सहारा देकर वहां से ले गया। प्राची और अनन्या दोनों स्तब्ध रह गई। जैसे ही उन्होंने वीर की धुंधली न फोकस करती हुई आंखों को देखा, उन्हें समझ आया वो सचमुच अंधा है। उनके चेहरे शर्म और पछतावे से लाल पड़ गए। वीर ने मुड़कर हल्का सा झुककर कहा, उसकी आवाज बेहद विनम्र, नरम और माफी से भरी हुई थी, लेडीज माफ कीजिए, मेरा आपको देखने का कोई इरादा नहीं था। मैं सचमुच कुछ नहीं देख सकता, अगर आपको बुरा लगा हो तो क्षमा कीजिए। मैं तो बस एक अंधा आदमी हूं, किसी को ठेस नहीं पहुंचाना चाहता, माफ कीजिए। यह कहकर वीर लड़खड़ाता हुआ आगे बढ़ गया, मानो कभी भी गिर सकता हो। अंदर ही अंदर वो सोच रहा था, मुझे मारते हो, अब खुद ही इस थप्पड़ का दर्द झेलो। वीर और रमेश के जाते ही प्राची के हाथ से कोड़ा गिर गया। वो अपना सिर पकड़कर कांपती आवाज में बोली, मैं मर जाने के लायक हूं। अनन्या की हालत भी कुछ अलग नहीं थी। होंठ कांप रहे थे, आंखें आंसुओं से भर चुकी थी। अंत में ये कुलीन बेटी रोते हुए बोली, मैं भी मरने के काबिल हूं। इधर भीड़ में फुसफुसाहट शुरू हो गई। क्या सूर्य प्रकाश परिवार की लड़की ने एक अंधे आदमी को मार दिया? बेचारा अंधा, देख भी नहीं सकता था। उस पर गाली और मार, वो तो उल्टा उनसे ही माफी मांग रहा था। कितना दुखद, अंधे को लंपट समझकर मार दिया। ज्यादती की हद है। हर शब्द तीर बनकर प्राची और अनन्या के कानों में चुभ रहा था। प्राची का चेहरा सफेद पड़ गया। उसे समझ आ गया उसकी प्रतिष्ठा पूरी तरह नष्ट हो चुकी है। वो चीखते हुए रो पड़ी, मैं सच में मरने लायक हूं। अपनी इस मिट्टी में मिलती देखकर वो फ्यूरोंग गार्डन से भाग गई। किस मुंह से अब किसी कविता सभा में जाती? प्राची, प्राची। अनन्या घबरा गई और 2 बार पुकारा, फिर पैर पटकते हुए बोली, नहीं यिंगताओ, मुझे उस अंधे आदमी को ढूंढकर माफी मांगनी होगी, वरना मैं खुद को कभी माफ नहीं कर पाऊंगी। वो अपनी दासी के साथ दौड़ पड़ी, लेकिन जब तक वो बाहर पहुंची वीर कहीं दिखाई नहीं दिया। सड़क के बीच खड़ी वो बुदबुदाने लगी, मैं सच में मरने लायक हूं। मैं कैसे एक अंधे आदमी पर हाथ उठा सकती हूं? मैं टैंग डायनेस्टी की एल्डेस्ट प्रिंसेस अनन्या हूं, और मैंने ये किया। वो सीने पर हाथ रखकर रोने लगी, जैसे दिल फट रहा हो। दृश्य बदलता है दवा की दुकान के सामने। रमेश ने गाड़ी रोकी और गुस्से में बोला, भाई, ये शहर की अमीर लड़कियां सच में हद करती है। तुम अंधे होकर देख भी नहीं सकते, फिर भी तुम्हें ही दोष दिया और मार दिया। तुमने माफी क्यों मांगी? उन बच्चों में तो समझ ही नहीं। वीर बस हंस पड़ा, रमेश, मैंने माफी यूं ही नहीं मांगी। एक कहावत है, किसी को मार देना उतना दर्द नहीं देता जितना दिल तोड़ देना। उन्होंने बिना बात के मुझे मारा, मैंने अपनी अंधता दिखा दी, झुककर माफी मांग ली। अब सोचो लोग उनके बारे में क्या कहेंगे। रमेश की आंखें फैल गई, हाय राम, ब्रदर किंग, ये बहुत खतरनाक दाव था।
टैंग डायनेस्टी में नाम और प्रतिष्ठा का गिरना मौत से भी बदतर था। वीर ने उनकी एज पर ही चोट मारी थी, देह पर नहीं। अब समझे कि मैंने तुम्हें घोड़ा जल्दी चलाने को क्यों कहा? वीर मुस्कुराया। रमेश हंस पड़ा। अब समझा। वाह भाई, आपने तो खेल पलट दिया। पहले लगा तुम डर गए, अब पता चला तुम तो मास्टर हो। वीर गाड़ी से उतरा। चलो दवाइयां ले ले, फिर घोड़ा टारा खरीद कर गांव लौटते हैं। दोनों ने दुकान से मसाले व औषधियां खरीदी। दालचीनी, तेजपत्ता, इलायची, अंगेलिका और कई जड़ी बूटियां। फिर बाजार जाकर एक लाल रंग का दवन घोड़ा, एक गाड़ी और काला रेशमी कपड़ा खरीदा। काले कपड़े से आंखें ढककर वीर अब और भी रहस्यमयी दिखने लगा। कम से कम अब कोई उसे देख न पाने की वजह से गलत न समझे। इधर सूर्य प्रकाश परिवार का घर। सुबह दरबार से लौटते ही मिनिस्टर सूर्य प्रकाश वुजी ने सुना कि उनकी बेटी कमरे में रो रही है। वो गुस्से से गरजा। सूर्य प्रकाश चौंग, यहां आओ। बीच गलियारे से एक 16-17 साल का लड़का घबराकर बाहर आया। फादर, वुजी ने कड़क आवाज में कहा, क्या तुमने अपनी बहन को रुलाया है? चौंग घबरा गया। नहीं फादर, मैं तो अभी बाजार से लौटा हूं। मैंने प्राची से पूछा, पर वो बताती नहीं। मैंने तो पहरेदार भी भेजा है कि जिसने भी उसे तंग किया उसे ढूंढ निकाले। वुजी का गुस्सा थोड़ा कम हुआ। वो जानता था कि उसका बेटा उससे झूठ बोलने की हिम्मत नहीं करेगा। ठीक है, मैं खुद देखता हूं। कमरे में पहुंचते ही उन्होंने सूर्य प्रकाश की की आवाज सुनी। प्राची, रो मत, आंखें सूज गई हैं। बताओ क्या हुआ? लेकिन प्राची कंबल में मुंह छिपाए हिचकियां ले रही थी। मां, मैं मरने लायक हूं, मैं सच में मरने लायक हूं। वुजी का दिल दहल गया। वो दरवाजा तोड़कर अंदर घुसा। कौन है जिसने मेरी बेटी को अपमानित किया? मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। प्राची और भी जोर से रोने लगी, लेकिन वो अपने पिता को सच्चाई बताने से डर रही थी। कहीं वो उस बेचारे अंधे पर कहर न ढा दे। उस दिन के बाद से प्राची पूरी बदल गई। चुप, उदास, टूटी हुई। रात रात भर उसकी सिसकियां सुनाई देती। वुजी ने पहरेदार लगा दिए। डर था कि कहीं वो खुद को नुकसान न पहुंचा ले। अगली सुबह दरबार में भी वुजी थका और बिखरा हुआ दिखा। दरबार खत्म होने के बाद एम्परर राजवीर ने पूछा, सूर्य प्रकाश, क्या बात है? तुम पूरे दिन उदास दिखते हो। वुजी ने भारी सांस ली। योर मैजेस्टी, बात यह है, और उसने पूरी घटना सुना दी। जब एम्परर राजवीर ने यह सुना तो उनकी आंखें फैल गई। ये बिल्कुल उसी जैसा लगता है जो अनन्या के साथ हुआ था। सूर्य प्रकाश वुजी उलझन में पड़ गया। प्रिंसेस अनन्या के साथ जैसा हुआ था वैसा? राजवीर ने कड़वी मुस्कान के साथ कहा। मुझे ये बात कल रात ही पता चली। वो लड़की फ्यूरोंग गार्डन में कविता सभा देखने गई थी और वापस आकर पूरे दिन उदास बैठी रही, रोती रही। मैंने कई बार पूछा, यहां तक कि उसे वादा भी किया कि जिसने उसे दुख पहुंचाया है उसे टुकड़ों में काट दूंगा, लेकिन जितना पूछता गया वो उतना ही जोर से रोने लगी। सूर्य प्रकाश वुजी स्तब्ध रह गया। अब क्या करेंगे? व्यूड हॉल के भीतर दोनों बूढ़े पिता सिर पकड़कर बैठे थे। न बेटियां कुछ बताने को तैयार थी और न ही इन दोनों बुजुर्गों को समझ आ रहा था कि क्या करें। गर्मियां आने वाली थी। गर्मी करीब आ चुकी थी। हर तरफ जीवन लौट रहा था। जानवर और लोग, सबके दिलों में हलचल थी। शाम की हल्की गर्म हवा भी जैसे याद दिला रही हो कि गर्मियों की रातें अब दूर नहीं। चारों ओर सिर्फ हवा की सरसराहट और एक घास फूस की झोपड़ी में धीमी शर्म भरी बातचीत की आवाजें थी। रिया वीर की बाहों में दुबकी हुई थी। उसके बदन पर सिर्फ एक डूडू और पतला सा अंडरवियर। जो समझ गए वो समझ गए। डूडू बाद की पीढ़ियों की चारकोनी बनियान जैसा होता है। पिछले एक महीने में खाना और पोषण अच्छा होने के कारण रिया का शरीर भी खिल गया था। उसका मुलायम सीना इतना भरा हुआ हो गया था कि डूडू जैसे फटने की कगार पर था। वीर भी सिर्फ अंडरवियर पहने था। रिया का गर्म मुलायम शरीर उसकी छाती से सटा हुआ था। वीर का दिल तेजी से धड़क रहा था। अगर बाहर की जीर्ण शीर्ण झोपड़ी उसे बार बार न याद दिलाती कि आवाज बाहर सुनाई दे सकती है तो वो शायद अब तक हद पार कर चुका होता। रिया की नर्म उंगलियां वीर की छाती पर गोल गोल घूमती रहीं। उसने धीरे से पूछा, पति देव, आज आपने शहर में कितनी चांदी खर्च कर दी? वीर ने शांत स्वर में कहा, ज्यादा नहीं, बस 30 तौल से थोड़ा ज्यादा। क्या? रिया के बदन में झटका सा लगा। वो तुरंत उठ बैठी, आंखें फैलाकर बोली, 30 तौल? हे भगवान, मैंने आधा महीना जान तोड़कर राइस फ्लावर बॉल्स बनाए, तभी जाकर 70 तौल कमाए, और आपने एक दिन में उसका आधा उड़ा दिया। वीर की मानसिक दुनिया में रिया की ऊपरी काया हल्की हल्की कांप रही थी, जैसे कोई मुलायम उछलती कूदती खरगोश। वीर ने हंसते हुए उसे फिर बाहों में खींच लिया। अरे ज्यादा नहीं, घोड़ा ही 28 तौल का था। वेस्टर्न रीजन से आई दवन नस्ल का है, एक दिन में 1000 ली तक दौड़ सकता है। रिया को घोड़ों की कीमत का अंदाजा नहीं था। वीर की बातों पर उसने विश्वास कर लिया। अगर उसे पता चलता कि वीर ने सिर्फ एक रोसवुड की लकड़ी पर ही 17 तौल उड़ा दिए तो शायद उसका दिल टूट जाता। रिया ने लज्जा से लाल होकर अपने डूडू के अंदर छेड़खानी कर रहे
वीर के शरारती हाथ को पकड़ लिया। वो हाफते हुए बोली, पति देव, मैं आपको फिजूल खर्च नहीं कह रही, बस याद दिला रही हूं, हम अमीर नहीं हैं, पैसा सोच समझकर खर्च किया कीजिए। अच्छा अच्छा, समझ गया। वीर ने बच्चे की तरह उसका सीना पकड़कर चेहरा छिपा लिया। चलो सोते हैं। ऐसे माहौल में रिया को नींद कैसे आती। वो तो और ज्यादा बेचैन हो गई। जब वीर सो गया तब उसने धीरे से उसका सिर एक तरफ करके खुद आराम किया। अगली सुबह चमत्कार। सुबह जब वीर जागा तो उसकी मानसिक दुनिया में एक भारी बदलाव आ चुका था। अब वो दुनिया काले सफेद नहीं रही, रंगीन हो चुकी थी। पूरी की पूरी एनिमे दुनिया, घरों के आकार, पेड़ों की आकृतियां, यहां तक कि रिया भी एक असली एनिमे लड़की की तरह दिखाई दे रही थी। वीर की आंखें फैल गई। ये तो कमाल है, अब मुझे असली आंखों की क्या जरूरत। उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। सुबह की धूप में रिया बिस्तर से उठते ही एनिमे रूप में और भी सुंदर लग रही थी। बिखरे बाल, कोमल चेहरा, लाल होंठ, चमकती गोरी त्वचा, कमल जैसी बाह। वीर ने कंबल हटाया और अपने मन की दृष्टि में रिया के शरीर को देखा। इतना परिपूर्ण, इतना खूबसूरत। वीर की आंखों से आंसू बह निकले। अब इस दुनिया को देखने के लिए मुझे आंखों की जरूरत ही नहीं। ये तो और भी सुंदर है, लेकिन सिर्फ मानसिक दुनिया ही नहीं, उसकी शारीरिक शक्ति भी अद्भुत हो चुकी थी। अब उसमें 7-8 ताकतवर आदमियों जितनी ताकत थी। ठंडी सुबह थी। रिया ने जैसे ही वीर के चेहरे पर आंसू देखे, वो घबरा गई। पति देव, आप रो क्यों रहे हैं? वीर ने झट से आंसू पोंछे। कुछ नहीं, कोई जंगली घास लग गई आंख पर, थोड़ी चुभ रही है। रिया ने चिंतित होकर कहा। रुकिए, मैं फूंक मारती हूं। वो उसके चेहरे को दोनों हाथों से पकड़कर धीरे धीरे उसकी आंखों में फूंक मारती रही। अब ठीक है? दर्द गया? वीर मुस्कुराया। नहीं, अब बिल्कुल नहीं, तुम बहुत सुंदर हो पत्नी। रिया लाल हो गई। झूठ मत बोलिए, आप तो कुछ देख नहीं सकते। उसकी आवाज में हल्की उदासी थी। उसके पति उसकी सुंदरता नहीं देख सकते, यही उसका सबसे बड़ा दुख था। रिया ने वीर को तैयार कराया, उसकी आंखों पर काला रेशमी कपड़ा बांधा, फिर खुद कपड़े पहने और पानी से मुंह धोया। बस वो नाश्ता बनाने ही वाली थी कि वीर ने उसे रोका। पत्नी, आज तुम आराम करो, नाश्ता मैं बनाऊंगा। रिया घबरा गई। नहीं, ये ठीक नहीं। एक कुलीन पुरुष रसोई में नहीं जाता। और फिर आप तो देख भी नहीं सकते, आप खाना कैसे बनाएंगे? वीर ने धैर्य से कहा। पत्नी, रोज का वही बाजरे का दलिया या फीका चावल, अगर कुछ ठोस नहीं खाएंगे तो पेट खराब होगा। अगर मैं अच्छा न कर पाया तो तुम ले लेना, अभी सुबह ही तो है। रिया अन्य मन से मान गई। ठीक है, मैं मदद कर दूंगी। लेकिन आश्चर्य तब हुआ जब वीर ने बिल्कुल सटीक हाथों से अंडे उठाए, आटा निकाला, उबलकर ठंडा किया हुआ पानी मिलाया और हरे प्याज काटकर उसमें डाले। रिया अवाक रह गई। एक अंधा आदमी ऐसे खाना बना सकता है? वीर ने तेल गरम किया और एक एक करके अंडे के पैनकेक तले। ग्रीन सॉल्ट उसने शहर से खरीदा था। रिया ने उसे बेकार खर्च कहा था, लेकिन वही एकमात्र स्वादिष्ट नमक था। साधारण काले खुरदुरे नमक में जहरीले तत्व होते थे, जिन्हें ज्यादा खाने से त्वचा का रंग बैंगनी तक हो जाता था, जैसे थानोस। पैनकेक तैयार होने पर रिया का एनिमे जैसा चेहरा पूरा हैरानी से भर गया। उसके गुलाबी होंठ ओ की शक्ल में खुले हुए थे। इतना स्वादिष्ट खाना भी बन सकता है? वीर को तो रिया कभी भी कम नहीं लगती थी। हर रात उसे देखकर वो खो सा जाता था। वो सोचता था कि रिया तो बस एक साधारण सच्ची सी गांव की लड़की है, लेकिन सच तो ये था कि रिया एक बेहद नाजुक सुंदर परी जैसी लड़की थी। एक ऐसा खजाना जिसे पाकर कोई भी भाग्यशाली महसूस करे। वाइफ, इसे चक्कर देखो, स्वाद कैसा है? वीर ने प्यार से कहा। रिया जैसे अचानक होश में आई, उसने घूंट भरा और धीरे से सिर हिलाया। नहीं, मैं आपका इंतजार करूंगी। गरम गरम खाओ ना, ठंडा हो गया तो स्वाद आधा रह जाएगा। कड़ाही में और भी है। लेकिन रिया फिर भी हिचकिचाई और बोली, नहीं, मुझे आपके आने से पहले खाना ठीक नहीं लगता। मैं आपकी हदें पार नहीं कर सकती। वीर मजबूर था। वो उसकी आदतें भी जानता था और उसकी शर्म भी। वो खाना तैयार करता रहा और रिया की आंखों में आंसू भर आए। वो रुंधे गले से बोली, हसबंड, आपने आखिर कितना दुख झेला है? टैंग डायनेस्टी की परंपरा में मर्द का रसोई में जाना अपमान माना जाता था। सिर्फ वही पुरुष खाना बनाते थे जिन्होंने बहुत कठिन जीवन देखा हो। वीर हल्का सा मुस्कुराया और बोला, ऐसी लाजवाब पत्नी मिली है, ये तो दुख नहीं बल्कि मेरा सौभाग्य है। खाना तैयार हो चुका था। 2 कटोरे चावल की खिचड़ी जिनमें नरम नरम एग पैनकेक्स डाले गए थे। कई दिनों बाद एक ढंग का नाश्ता बना था। लेकिन रिया का चेहरा खुश होने की जगह और भी उदास हो गया। वो फूट फूट कर रो पड़ी। मुझे लगा था दुनिया का सबसे अच्छा खाना मीठे बाजरे की खिचड़ी है, पर लगता है कि मैं तो अब तक जानवरों का खाना खाती रही हूं। बेचारी रिया, सच में जिंदगी ने उसे बहुत सताया था। हालांकि वो सिर्फ 18 साल की थी। वीर की नजर में अभी बच्ची ही थी। लेकिन टैंग डायनेस्टी में जहां लड़कियां 13 में शादी कर लेती थी,
18 की उम्र पर तो लड़की को बूढ़ी कुंवारी समझा जाता था। अगर कोई लड़की 20 तक शादी न करे तो समाज उसे बोझ मानता था। दहेज भी नहीं मिलता और शादी होने पर भी पीछे से बातें बनती रहती। दृश्य बदलता है। ली युअन का आगमन। अचेंग, मैंने पत्र में लिखा था, मुझे देवराज मत कहो, अब मैं बस एक बूढ़ा आदमी हूं। ली युअन ने ओम प्रकाश की बाहर झटकते हुए नाराजगी से कहा। अच्छा ठीक है, तो फिर आपको क्या बुलाऊं? ओम प्रकाश ने पूछा। देवराज ने सोचा, फिर हंस दिया। मुझे ओल्ड देवराज बुलाओ। अरे ये कैसे हो सकता है, ये तो ठीक नहीं। ओम प्रकाश घबरा गया। जो कहा है वही करो। देवराज कहोगे तो पहचान खुल जाएगी। इतने समय बाद बाहर घूमने आया हूं, मजा भी नहीं आएगा। ठीक है ठीक है, ओम प्रकाश तुरंत मान गया। उनके पीछे 4 लोग चल रहे थे, 2 अधेड़, 2 किशोर। साफ था कि ये सब मार्शल आर्ट्स में दक्ष थे, कदम हल्के और नजरें चौकस। ओल्ड देवराज, आइए आपको गांव दिखाता हूं। जैसे ही वे गांव से गुजरे, ओम प्रकाश समझाने लगा। सान्हे, ज्यूली और दातुन, इन तीनों गांवों में वो सैनिक रहते हैं जो पहले हमारे साथ युद्ध में लड़े थे। देवराज हैरान होकर बोला, अगर वे सब मेरे सैनिक थे, क्या मुझे पहचान लेंगे? नहीं, ओम प्रकाश ने सिर हिलाया। वे सब निचले दर्जे के सैनिक थे, आपकी सूरत कभी नहीं देखी। देवराज ने राहत की सांस ली। काश शासन में रहते इनके लिए कुछ सिल्व दे पाता, अब तो खजाने तक भी पहुंच नहीं है। उसने अफसोस से कहा। ओम प्रकाश बोला, ये कि आप अब भी उनकी परवाह करते हैं, यही उनके लिए बहुत है। आपको शायद पता नहीं, ओम प्रकाश ने आगे कहा, वीर के आने के बाद से सान्हे विलेज में खूब तरक्की हो रही है। राइस पफ बेचकर हर घर रोसो कैश कमा लेता है। देवराज हैरान रह गया। आगे ओम प्रकाश बोला, कुछ दिनों में मैं वीर से बात करूंगा कि ये कारोबार दूसरे 2 गांवों में भी फैले, ताकि कोई सैनिक भूखा न रहे। देवराज ने कृतज्ञता से कहा, अचेंग, तुम वाकई नेक इंसान हो। वीर का नया घर निर्माण जारी। वीर उस समय मजदूरों के साथ पत्थर तोड़वा रहा था। लाइमस्टोन और सैंड रोज चंगन से पहुंच रही थी। किसी के हाथ में हथौड़ा, कोई पिसाई कर रहा था। किसी का काम लाइम और सैंड को मिलाना था। धीरे धीरे एक बड़ा आंगन आकार ले चुका था। 1.5 महीने में वीर का घर बनकर तैयार हो जाएगा। वीर अंधा था, इसलिए उसे मेहनत नहीं करनी पड़ती थी, बस सबको निर्देश देता था और सब मान भी लेते। जब देवराज ने देखा कि सबके मुंह पर कपड़ा बंधा है, तो उसने पूछा, वीर, ये सब क्यों पहना है? वीर ने धीरे से समझाया, अंकल, ये मास्क है। लाइम की धूल फेफड़ों में जाए तो बीमारी हो जाती है। फिर परिचय हुआ। वीर ने झुककर कहा, ओल्ड देवराज, आपकी मदद के लिए धन्यवाद। देवराज ने कहा, अच्छे से काम करो, मैं तुमसे उम्मीदें रखता हूं। उस दिन वीर ने पूरे गांव के लिए दावत रखी थी। दोपहर तक रिया वापस आ गई। गाड़ी में 100 जिन से ज्यादा पोक और कई दर्जन जिन सैलरी। औरतें मांस काटने लगी, खौलते पानी में ब्लांच किया गया। फिर दर्जन भर औरतें आटा गूंथने लगी। ब्लैकस्मिथ वैंग के बनाए बड़े तवे आ गए, उन पर लेड फ्लैट ब्रेड्स सिकने लगे। बाहर से कुरकुरे, अंदर से मुलायम, खुशबू से पूरा गांव भर गया। रिया ने माथे का पसीना पोंछते हुए पूछा, हस्बैंड, अब आगे क्या करना है? वीर चक्की पत्थर पर बैठा हुआ निर्देश दे रहा था। अच्छा, अब तेल गरम करो, फिर वो औषधीय जड़ी बूटियां और हरा प्याज जो मैंने तैयार किया है उसे हल्का भूनो। उसके बाद सुअर का मांस 3 बड़े बर्तनों में डाल देना। वो फिर बोला, आंसैन, छोटे बर्तन में गुड़ की चाशनी बनाओ, बिल्कुल वैसे ही जैसे राइस पफ्स बनाते समय करती हो। जब चाशनी गहरा लाल हो जाए, थोड़ा पानी डालकर उसे बड़े बर्तनों में मिला देना। फिर उसे 1 घंटे तक पकने दो, तब जाकर असली स्वाद निकलेगा। मीना, तुम आंसैन की मदद करो, वीर ने कहा। मीना 20-22 की खूबसूरत युवती थी। गर्मी अभी आई नहीं थी, इसलिए उसकी गोरी नर्म त्वचा पर धूप का असर नहीं हुआ था। रूपरंग में वो रिया से कम नहीं थी, बल्कि उसकी छाती तो रिया से भी ज्यादा भरी हुई थी। उसका पति भूख से मजबूर होकर पहाड़ों में डाकुओं में शामिल हो गया था और 2 महीने में ही टैंक सेना ने उसका सिर कलम कर दिया। मीना अपनी अंधी सास को लेकर सान्हे विलेज में शरण लेने आई थी। गांव में लोग उसे खूबसूरत विधवा कहते थे, लेकिन वो बहुत संकोची थी। यहां तक कि औरतों से बात करते समय भी उसका चेहरा लाल हो जाता था। वीर के निर्देश सुनकर मीना ने सिर झुका लिया और शर्माती हुई आंट सैन के पास चली गई। देवराज दूर से पूरा दृश्य देखकर मंत्रमुग्ध था। जैसे जैसे मांस पकने की खुशबू फैल रही थी, उसका गला खुद ब खुद हिलने लगा और उसकी नजर 3 बड़े लोहे के बर्तनों पर ही अटक गई। सच में ब्रेस्ट पोक की शक्ति ही कुछ और होती है। देवराज जैसे व्यक्ति, जिसने जिंदगी भर स्वादिष्ट व्यंजन खाए थे, वो भी इस खुशबू के आगे हार मान गया। तभी अचानक, इंपीरियल एडिक्ट हैज अराइव्ड, एक जोरदार आवाज के साथ दर्जनों घुड़सवार सान्हे विलेज में घुस पड़े। पूरा गांव चौकन्ना हो गया। घुड़सवारों से घिरे एक यूनक तख्ते पर आकर रुका। देवराज को देखकर उसका पूरा शरीर कांप गया। वो घुटनों पर गिरने ही वाला था कि देवराज ने झुझलाकर हाथ हिलाकर उसे रोका। देवराज तुरंत एक छोटे से आंगन में चला गया। यूनक उसकी मंशा समझ गया और अनजान बनने का नाटक किया। उसने देवराज को वहां मौजूद ही नहीं माना। उसने चारों ओर देखा
और गांव वालों की मिट्टी से सनी हालत देखकर भौहें चढ़ाई। फिर ऊंची आवाज में बोला, तुम सब में से वीर कौन है? वीर ने अपना अंधों का डंडा उठाया और शांत आवाज में बोला, मैं हूं वीर। यूनक ने वीर का साफ सुथरा रूप और आकर्षक चेहरा देखा तो तुरंत नरम पड़ गया। उसकी आवाज भी मधुर हो गई। वीर, राजाज्ञा स्वीकार करो। टैंग राज में फरमान लेने के लिए घुटने टेकने का नियम नहीं था। यह राज्य स्थापना के समय से ही परंपरा थी। इसलिए वीर ने झुककर हाथ जोड़कर अभिवादन किया। यूनक ने राजाज्ञा खोली और पढ़ना शुरू किया। महान टैंग सम्राट के आदेशानुसार एक व्यक्ति किंग, उपाधि एक्सायु, निवास लैंशन, अनुशासित, विनम्र एवं सद्गुणी। काफी लंबी औपचारिक वाणी के बाद उसने घोषणा की, ईंट बनाने के महान योगदान जिससे प्रजा के आवाज की कठिनाई हल हुई के लिए 100 स्वर्ण का पुरस्कार और लैंशन काउंटी के बैरन की उपाधि प्रदान की जाती है। साथ ही 100 परिवारों से कर लेने का अधिकार भी दिया जाता है। ये सुनते ही सान्हे विलेज फट पड़ा, जैसे गर्म तेल में पानी डाल दिया हो। अरे, वीर को नोबल टाइटल मिल गया। हमारे गांव में बैरन पैदा हुआ। कल चेंगली में जिसको मिला था, 3 दिन तक ढोलन गाड़े बजाए थे। अब तो गांव की सारी जमीन उसी की हुई। 3 हिस्सा फसल का वीर को देना पड़ेगा। हाँ, पुराने लॉर्ड से तो बेहतर है। वीर को 5 हिस्सा भी दे दूं। 100 गोल्ड? कितना चांदी? मूर्ख, 1 गोल्ड 1 टेल ऑफ सिल्वर ही होता है। रिया को विश्वास ही नहीं हो रहा था। फरमान उसके पति के लिए था। यह सुनकर उसका दिमाग सुन पड़ गया। आंट सुनीता ने उसे झिंझोड़ा, रिया, जल्दी जाओ, अपने पति को शुक्रिया बोलने को कहो। लेकिन रिया बोले उससे पहले ही वीर ने झुककर कहा, हिज मैजेस्टी की महान कृपा का धन्यवाद। ओम प्रकाश मुस्कुराते हुए 2 5 की चांदी उठाकर वीर को इशारा करने लगा। वीर तुरंत समझ गया। उसने चांदी यूनक को दी। यूनक साहिब, आपने बहुत मेहनत की है, कृपया इसे चाय के लिए स्वीकार करें। यूनक ने अपनी आस्तीन खींचकर इशारा किया। वीर नहीं समझा। फिर यूनक को याद आया कि वीर की आंखें ढकी थी। वो शर्मिंदा होकर खुद ही चांदी उठा ले गया। यूनक ने छोटे आंगन की ओर देखा जहां देवराज छिपा था और मुस्कुराया, बैरन किंग, इतनी कम उम्र में उपाधि पाली, भविष्य उज्जवल है। ऊपर जाए तो मुझे मत भूलिएगा। आज से सान्हे, दातुन और ज्यूली विलेजेस का किराया बैरन किंग का अधिकार है। उसने 3 अधिकारियों की ओर इशारा किया। ये मिनिस्ट्री ऑफ वर्क्स के लोग हैं। ब्रिक मेकिंग का पूरा तरीका इन्हें सिखा देना। फिर वो विदा हो गया। ओम प्रकाश हंसा, वीर, अब तो तुम बैरन हो गए। लगता है आगे से मुझे तुम्हारे नीचे काम करना पड़ेगा। वीर बोला, अंकली, मजाक मत करो। आप गांव के बड़े हैं, गांव के काम साथ में ही करेंगे। फिर उसने कहा, अंकली, मैं देख नहीं सकता, कृपया तीनों अधिकारियों को ईंट बनाना सिखा दे। विलेज हेड होने के नाते ओम प्रकाश तुरंत अधिकारियों को साथ ले गया और उन्हें ईंट, भट्ठा और पूरा तरीका सिखाया। वो सब नोट बनाकर चले गए। थ्रेशिंग ग्राउंड पर वीर ने ऊंची आवाज में कहा, सब लोग, आपका बहुत धन्यवाद। हमारी खुशी बांटे बिना मजा नहीं। आज मैं सबको मांस भरे फ्लैट ब्रेड्स खिलाता हूं। कल शहर से शराब भी लाऊंगा। फिर जमकर जश्न मनाएंगे। गांव चीखते हुए खुशी से भर गया। हर व्यक्ति को 2 तेल में तले हुए फ्लैट ब्रेड्स मिले, जिन्हें काटकर अंदर भुना हुआ पोक और सैलरी भरी गई थी। सब उंगलियां चाटते फिर रहे थे। कुछ तो 10-10 खा गए। सालों में इतना स्वादिष्ट कुछ नहीं खाया। यार, पोक ऐसे भी बनता है? वीर, अरे नहीं, बैरन किंग आने के बाद तो किस्मत चमक गई। अब से मेहनत से खेती करेंगे और उसका हक चुकाएंगे। ब्लैकहेड और गूजी एक दूसरे को गिनकर चिढ़ा रहे थे। तू 8 खा गया, बे, तू 11 खा गया। किसने देखा? मीना, 2 और दे दे। देवराज भी दीवार से टिककर 2 फ्लैट ब्रेड्स खा रहा था और ओम प्रकाश से बोला, ये लड़का तो कमाल कर देता है। सुअर का मांस भी जादू बन गया है। ओम प्रकाश हंसा। अब चंगेन में पोर की कीमत आसमान छुएगी। 2 फ्लैट ब्रेड्स खाकर देवराज बोला, अचिंग, एक और ले आ, और थोड़ा पानी भी। ओम प्रकाश खुशी खुशी दौड़ गया। वीर और रिया घास पर बैठे थे। रिया फ्लैट ब्रेड खाते खाते हंसी रोक नहीं पा रही थी। वीर ने डांटा, सही से खाओ, हंस क्यों रही हो? गले में अटक जाएगा। रिया की आंखें चांद की कतरों जैसी हो गई। उसने मीठी आवाज में कहा, मैं खुश हूं। मेरा पति इतना बड़ा आदमी बन गया, सिर्फ ईंट बनाकर बैरन बन गया। आज से मैं बैरन की पत्नी हूं। वीर ने झोपड़ी की ओर उंगली उठाकर कहा, और एक बैरन इस घास की झोपड़ी में रहता है? रिया हंसी नहीं रोक पाई। उसकी मुस्कान किसी फूल की तरह खिल उठी। वीर का दिल धक से रह गया। अगर ये आधुनिक दुनिया होती तो इस जैसी पत्नी के लिए आदमी को घर, कार और 10,000 का दहेज देना पड़ता। दोस्तों, एपिसोड यही खत्म होता है। और दोस्तों, वीडियो को हाइप और शेयर करना न भूलें। इससे ये ज्यादा लोगों तक वीडियो पहुंचेगी और मुझे नई नई वीडियो बनाने का उत्साह मिलता रहेगा।